সুমি তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করছো তোকে অফিস থেকে বের করে দিল? না না, বের করে দেয়নি, বের কেন বের কেন করবে? আচ্ছা ঠিক আছে, চুপ কর, বুঝে গেছি। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो जैसे कि एज पर शेड्यूल फिर से हम लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस क्लास जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखो, टेक्निकल पे लास्ट क्लास जो था वो रेजिस्टेंस के ऊपर था। रेजिस्टेंस माने बेसिकली सॉरी रिट्रेसमेंट, आई एम सॉरी, रिट्रेसमेंट लेवल के बारे में मैं बात कर रहा था कि मार्केट हमेशा एक सर्टेन पॉइंट में जाके रिट्रेस बैक करता है और उसका ना एक सर्टेन परसेंटेज है, और अगर आपको परसेंटेज जानना है तो उसके लिए आपको फिबोनाची सीरीज समझना पड़ा। ठीक है, तो अगर आप फिबोनाची सीरीज को यूज करते हैं ना तो फिबोनाची सीरीज के थ्रू से आप मार्केट का रिट्रेस बैक को समझ सकते हैं। और आज का क्लास ना मैं रिट्रेसमेंट पे बात नहीं करूंगा आज, बट कनेक्टेड पॉइंट्स है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस बना के रखिए और मार्केट का अप एंड डाउन को समझने का। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता लगेगा कि मार्केट का जो सिचुएशंस होता है ना, जैसे हम लोग लास्ट दिन फिबोनाची सीरीज पढ़े थे, ये पूरा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू से आप लोगों को ये पता लगा था कि मार्केट किस तरह से एज पर फिबोनाची सीरीज रिट्रेस करता है। रिट्रेस इन द सेंस देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, लाइक मार्केट 78% रिट्रेस करेगा, मार्केट 68.2% रिट्रेस करेगा, फिर 38.2, 23.6। एंड इवन ऐसा ही होता है जब भी आप देखेंगे कि मार्केट में, आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, पेन ले लेते हैं। जस्ट देखिए, ये देखिए हाउ शुड यू यूज द फिबोनाची, जो मैं लास्ट दिन समझाने का कोशिश पूरा किया था आप लोगों को। ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर। कॉर्ड लगाने के लिए अभी सोच रहे पेन नहीं चल रहा है, अब मिला पेन का। हाँ एग्जैक्टली, जो बात मैं कर रहा था कि जब भी देखना मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक अपना जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ना, तो कभी आप होता है ट्रेंड क्रिएट करता है, फिर वो डाउन जाता है। मैं चलो आपको लाइव मार्केट में शो करता हूँ। जैसे ये देखिए इन्फोसिस यहाँ पर ओपन है, तो इन्फोसिस में मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर मुझे इन्फोसिस में यहाँ पर चार्ट लगाना है, तो जैसे अगर मुझे फिबोनाची सीरीज या फिर रिट्रेसमेंट लेवल देखना है कि इन्फोसिस जब जब ग्रोथ किया है, या तो ट्रेंड बने, या तो डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। इन्फोसिस सीएफओ का कोई, हाँ कल के उसका, कल इन्फोसिस का सीएफओ रिजाइन किया है ऐसा। हाँ हाँ ठीक है, বড় সড়ো শেয়ার ছোট কোম্পানি হলে সিইও রিজাইন করলে একটু ইমপ্যাক্ট খুব বেশি পড়ে। সিএফও একটা কোম্পানি তো মুভিং ফ্লোরিং বলে, মুভিং ফ্লোরিং এ সবার আগে সিইও রিজাইন করলো, তারপরে সিএফও রিজাইন করলো, তার এক বছরের মধ্যে এমডিও রিজাইন করে দিল। আর কি গ্যাপ ডাউন এটা আগে আর রিজন বলে বলে পার্সোনাল রিজন। आई थिंक दिस इज ये 5 मिनट का कैंडल है, ये आज का ही है, गैप डाउन आज का ही है, गैप डाउन दिया है ये देख। और कल सीएफओ के कारण ही गैप डाउन हुआ है। कल सीएफओ क्योंकि उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, थोड़ा सा लोगों को लगा कि क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिप्लेसमेंट बैकअप था, और अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता तो उसका इम्पैक्ट शायद और बड़ा होता। बट क्योंकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो नॉर्मली कंपनी के जो इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, ज्यादातर केस में कंपनी का सीएफओ या तो सीए होता है या तो सीएमए होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कंपनी छोड़ देता है, जो कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, उसका इम्पैक्ट तो आएगा कंपनी के ऊपर, तो लेकिन इतना भी बड़ा है क्योंकि उनका बिजनेस डिसीजन तो वो नहीं लेता ना, बोर्ड मेंबर ওরকম থাকে যারা চার্টাर्ड है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को संभाल सकता है। लेकिन अगर ये सीईओ होता, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता, सीईओ
या फिर हाँ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होता, तो फिर शायद बिजनेस के लिए बहुत चिंता होता, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इनके हाथ। CFO इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बट फाइनेंशियल मैटर में कंपनी का जो बिजनेस डिसीजन है वो उनके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन देखो इम्पैक्ट तो पड़ा है, इसलिए आज सुबह मार्केट कैप डाउन से ही वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया। अच्छा, जो मैं आपको रिट्रेसमेंट लेवल बताने का कोशिश कर रहा था, मैं इसको चार्ट को ना मैं डे में कन्वर्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको ये देखिए फिबोनाची सीरीज के लिए आप यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट देख रहे हैं ना, तो ऐसा फिबोनाची का अलग अलग है। आप फिब रिट्रेसमेंट के लिए आप यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट को चूज करें, और जो रिसेंट हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, आप वहां से जो रिसेंट लोएस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट में ग्रोथ होना चालू हुआ था, उस लेवल तक का आप एक पॉइंट ड्रॉ करें। इससे आपको क्या पता लगा था कि मार्केट एक सर्टेन लेवल के बाद हमेशा एक रिट्रेस बैक कर सकता है। माने अगला टाइम अगर मार्केट गिरता है तो सबसे पहले मार्केट रिट्रेस बैक करने का चांसेस है इस जोन, यानी ये जो प्राइस एक्शन जोन है ना, यानी अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट 1496 अभी चल रहा है ना, सॉरी अभी चल रहा है 1486, हाईएस्ट गया था 1496। अगर मार्केट डाउन जाता है इन फ्यूचर, ठीक है, तो सबसे पहले ये इसका पहला रिट्रेस जोन है जो 1460 से लेके 1480 के अंदर रहेगा इन्फोसिस का, ठीक है, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। फिर अगर मार्केट उससे भी ज्यादा नीचे आता है तो उसका नेक्स्ट जोन रहेगा, देखो यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना हुआ है पहले का, है ना, एक पुराना सपोर्ट भी बना हुआ है उसका, तो 1440 के अराउंड। तो नॉर्मली 78 को फिबोनाची उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस 61.8 को मिलता है। ये जो 0.618 है इसका मतलब है 61.8% मार्केट रिट्रेस बैक करेगा। रिट्रेस बैक माने मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर बाई चांस रेक्टिफाई करता है, माने अपना जो एरर है उसको अगर ठीक करता है, करेक्शन बोलते हैं ना मार्केट में इसको, तो अगर थोड़ा सा करेक्शन करता है तो यहाँ तक करेगा, उसके बाद वापस वो अपना लाइन पकड़ लेगा, वापस अपना ट्रेंड पकड़ लेगा। तो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकली आपको शो करता है कि आखिर मार्केट कितना बार ऐसा इंपैक्ट कर सकता है। और अगर सबसे लास्ट लास्ट वाला जो है वो 23.6, और 23.6 अगर मार्केट बाई चांस नीचे गिरता है ना, कभी कभी देखना स्टॉक में बहुत जोर का डाउनफॉल आता है, तो वो चांसेस इज वेरी दैट जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ये नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक है उसका क्या नेचर है, नेचर पे डिपेंड करता है। मार्केट में अगर किसी स्टॉक के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज है तो आप अचानक से देखेंगे ये एकदम रिट्रेस कर गया ना, 23.6 में आ जाएगा। इन्फोसिस में भी ऐसा कोई मैटर नहीं है, लेकिन कल अगर आईटी स्टॉक में मार्केट में ऐसा कुछ खबर आता है कि आईटी स्टॉक खराब होने वाला है, यूएस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मार्केट ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप देखना धड़ाधड़ धड़ाधड़ आईटी स्टॉक कहाँ जाता है, तो सबसे पहले रिट्रेस को हिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से पूरा आ जाएगा। तो अगर 23.6 पॉइंट पे आ जाता है ना, तो आप समझ लो कि उसके बाद वो रिट्रेस बैक करेगा, माने यहाँ पर आने के बाद फिर वो वापस एक ट्रेंड क्रिएट करेगा। तो इसके बारे में मैंने लास्ट दिन डिटेल्स में बात किया था सर। तो आज और मैं आपको रिट्रेसमेंट लेवल या फिबोनाची की और बात नहीं करूंगा, आज एक न्यू टॉपिक में बात करूंगा। तो चलिए सर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का न्यू कॉन्सेप्ट, देखते हैं आज पेटारा में क्या है सर। आज का पेटारा है सर डाउ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, डाउ थ्योरी। आज का टॉपिक है सर डाउ थ्योरी। सर नजरअंदाज ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट डाउ को बहुत रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, मार्केट डाउ को बहुत रेस्पेक्ट करता है और आप भी रेस्पेक्ट करिए, ठीक है। डाउ कौन है सर? सर डाउ चार्ल्स डाउ, ये बहुत फेमस टेक्निकल एनालिस्ट थे अमेरिका का, ठीक है। हाँ? डाउ जोन्स बोल के अमेरिका में एक इंडेक्स भी है। हाँ, डाउ जोन्स। ये देखिए गूगल फाइनेंस में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर डाउ का ये देखिए मिलेगा, अमेरिका में क्लिक करेंगे, ये देखिए ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स है, यानी इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियल कंपनी जितना है उनका इंडेक्स को यहाँ पर रखा गया है, इसे डाउ जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स भी कहा जाता है। ये अमेरिका का है सर, तो इन्हीं के नाम पे बना हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक इंसान के नाम पे एक इंडेक्स बन रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट लेवल में किस लेवल का हुआ हो, ठीक है। किसी के नाम पे इंडेक्स बनना इतना आसान बात नहीं होता है सर, है ना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। तो ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स एक्चुअली इन्हीं के नाम पे वहाँ का गवर्नमेंट ने, वहाँ का, हाँ काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने इंडस्ट्रियल मार्केट के ऊपर पूरा काम किया था यूएस में, तभी उनके नाम दिया गया डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स। और ये एक बकायदा एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स बन गया, जैसे हमारे देश में इंडिया में एनएससी और बीएससी है ना, इंडिया में नॉर्मली टॉप क्या है, एनएससी बीएससी,
है ना। सेंसेक्स 70,000 टच कर रहा है, निफ्टी 21,000 के पास घूम रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो ये सब तो सब है, मैंने निफ्टी बैंक अलग से लिया गया, निफ्टी आईटी, S&P BSE स्मॉल कैप, ये सब तो मैंने सब कैटेगरी में आ जाता है। मेन कैटेगरी तो निफ्टी है, सेंसेक्स ही है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर डाउ ने ऐसा क्या कहा, है ना। क्वेश्चन यही है कि डाउ ने ऐसा क्या कहा मार्केट के बारे में जो एज ए पार्टिसिपेंट्स हम लोगों को जानना चाहिए। सर बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा है। डाउ ने मार्केट का एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेज आपके सामने रखा है, इसी के बारे में आपको जानना। अभी जो आपको मैं बता रहा था कि मार्केट हमेशा एक रिट्रेसमेंट लेवल क्रिएट करता है ना। मार्केट हमेशा एक रिट्रेसमेंट लेवल क्रिएट करता है, जैसे हम लोग फिबोनाची में सीखे थे लास्ट क्लास में। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, मार्केट बियरिश होगा, फिर बियरिश होने के बाद ना मार्केट थोड़ा सा थम जाता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। ये जो मार्केट का बियरिश मूवमेंट में मैंने डाउन ट्रेंड में, ठीक है, हर स्टॉक का होता है डाउन ट्रेंड, एंड फिर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, मैंने एक्यूमुलेशन करेगा। यानी ये बेसिकली मैं क्या बात करना चाहता हूँ, किसी भी शेयर का ग्रोथ एंड किसी भी शेयर के डाउन फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं रिसेंटली क्लास में आप लोगों को मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, रुको। एक शेयर के बारे में बात करता हूँ जो मैं एक्चुअली क्लास में भी बोला था। आप लोग तो बहुत सारा बात करते हो। डिक्सन बोल के एक कंपनी है, ये लास्ट दिन मैंने क्लास में बोल रहा था, लास्ट वीक या थिंक आई थिंक, है ना, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो इसका ये एक टाइम पे सर बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद उनका रेटिंग, इसके बिजनेस का रेटिंग थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स का जो बेसिकली ICRA, केयर, फीच, ये सब का रेटिंग होता है ना, तो रेटिंग एजेंसी इनका क्रेडिट वर्दिनेस इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर, मैं शेयर के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस आपको इसका ट्रेंड दिखा रहा हूँ। ये देखिए सर, ये डाउन फ्रेम में जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। 2023 के फरवरी के बाद देखिए ये पूरा गैप डाउन देके भयंकर डाउन में है ना, एकदम देखिए बहुत अच्छा दिया था सर। एक एक शेयर का दाम देखिए आप, बहुत अच्छा ग्रोथ किया था, ठीक है। नहीं, डिक्सन टेक्नोलॉजी ना फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर बड़ो मैन्युफैक्चरिंग है रिया से। और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैन्युफैक्चर। तो जस्ट आप देखिए मैं क्यों इसके बारे में, क्योंकि मैं लास्ट 1-2 साल से इसको मैं देख रहा हूँ। तो ये शेयर देखिए 6,000, मैंने जहां से ये मैं दिखा रहा हूँ 2023 के पहले 4,500 के आसपास में था। उस पॉइंट से शेयर गिरते गिरते यहाँ पर आया। उसके बाद आप रिसेंट ग्रोथ देखिए, जब से ये ट्रेंड चालू हुआ तो एक बार डाउन ट्रेंड दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आप इसको डाउ थ्योरी के साथ मैच कराइए। देखिए डाउ का इमेज देखिए जो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था, स्टॉक का डाउन फ्रेम, ठीक है। फिर देखो इस फेज का एक नाम दिया है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसे एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इसका एक और एक फेज का नाम है, इसको मार्कअप फेज कहते हैं। उसके बाद फिर से एक स्टेबिलिटी, मैंने अगेन एक हल्का फुल्का एक्यूमुलेशन, एंड आफ्टर दैट अगेन मार्कअप, मैंने जब भी ग्रोथ होगा उसको मार्कअप बोलेंगे, एंड लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्रिएट होता है। दिस इज अ साइकिल, एक साइकिल की तरह है। मैंने अगर एक गाड़ी की तरह बात करूँ ना, ट्रांसपोर्ट में जैसे गाड़ी चलता है ना, गाड़ी लोड करो गाड़ी खाली करो, गाड़ी लोड करो गाड़ी खाली करो। तो ये देखो ये गाड़ी खाली करते करते आ रहा है, इसको एक गाड़ी समझे ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हीकल, ट्रक है मानो, ठीक है। तो ट्रक खाली होगा तो ऑब्वियसली गाड़ी वाला का चिंता बढ़ेगा कि नेक्स्ट गाड़ी का भाड़ा फिर से कब मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना सर। तो ट्रक खाली हो रहा है तो मार्केट गिर रहा है, फिर गाड़ी वाला फिर से गाड़ी में माल लोड कर रहा है, जिसको एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। गाड़ी में माल लोड हो रहा है, फिर जैसे गाड़ी में माल लोड होगा फिर से गाड़ी क्या करेगा, चालू हो जाएगा। फिर से देखो गाड़ी चालू हो गया, उसका मार्कअप फेज चालू हुआ। फिर बीच में मानो कहीं पर रुक के थोड़ा सा और माल ले लिया, ठीक है, माल ले लिया मैंने और कुछ लोड बढ़ा दिया, थोड़ा और भाड़ा मिल जाएगा। उसके बाद फिर से एक हल्का सा मार्कअप फेज चालू होगा, मैंने फिर से गाड़ी आगे बढ़ेगा। उसके बाद गाड़ी फिर से एक बार, गाड़ी पूरा फुल लोडेड हालत में चल रहा है, लेकिन चलते चलते फिर अब गाड़ी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, और फिर देखिए फिर से गाड़ी खाली होना चालू हो जाता है। और ये सिस्टम मार्केट में एक सर्टेन फेज छोड़ छोड़ के चलता रहता है। आपको बस ये फेज आइडेंटिफाई करना है, आपको बस ये फेज आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको जो आइडेंटिफिकेशन अभी डिक्सन में दिखा रहा हूँ आप उसको देखो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग लास्ट वीक में ही डिक्सन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर मैं डिक्सन के बारे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि 2023 के बाद इसका शेयर का ग्रोथ खराब हो गया था। 4,500 का शेयर 3,000
2000 3000 से 2500 पे आ गया था, 4500 का शेयर 3000 2500 में आ गया। उसके बाद तो उसके बाद देखिए ये जो पूरा स्टेज है जो मैं आपको एक्चुअली बता रहा था, ये स्टेज एक्चुअली उसके एक्यूमुलेशन फेज है। लुक एट सर, मैंने फरवरी से लेके जून तक पूरा एक्यूमुलेशन फेज किया है। क्या मैच कर रहे हैं ना? उसके बाद पहले देखो पूरा डाउन ट्रेंड में था, मैंने गाड़ी खाली हुआ, मैंने बेसिकली ये प्रीवियस, इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। हाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है कि मैंने बेसिकली सेल क्रिएट, सप्लाई मार्केट के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि मार्केट में सेलर इतना ज्यादा हो गया कि अभी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई चलो मार्केट को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अभी ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, होल्ड जितना जितना देर तक होल्ड करेगा मार्केट स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर होल्डिंग छोड़ देगा तो मार्केट गिरेगा। और वही इसके साथ भी हुआ है, डिक्सन के साथ भी। फिर जनवरी फरवरी से लेकर जून तक इसका हालत देखो, ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज में है। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था इसको क्या बोलते हैं, मार्कअप फेज। गाड़ी जैसे थोड़ा लोड हो गया ना, गाड़ी जैसे लोड हो गया ये देखो मार्कअप होना चालू हो गया, पूरा ट्रेंड पकड़ लिया, एक पूरा बुलिश ट्रेंड पकड़ लिया, पूरा बुलिश ट्रेंड पकड़ लिया। उसके बाद मैं आपको क्या बोल रहा था, बीच बीच में ना वो थोड़ा सा क्या करता है, बीच बीच में ना वो हल्का हल्का एक्यूमुलेशन करता रहता है। ये देखिए इसको हम लोग और भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में करेक्शन बोलते हैं, लेकिन डाउ बोलते हैं इसको। जैसे हम लोग अभी रिट्रेसमेंट में उसको करेक्शन बोल रहे थे, डाउ के हिसाब से इसको करेक्शन नहीं बोल रहे, वो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। छोटा मोटा फिर से एक्यूमुलेशन होगा हल्का करेक्शन के साथ। तो ये देखिए फिर से एक मैंने बेसिकली एक्यूमुलेशन चला, उसके बाद फिर से मार्कअप हुआ, তারপর আবার একটু অ্যাকুমুলেশন फिर से एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से मार्कअप हुआ, फिर से मार्कअप हुआ, फिर जाके देखो अभी रिसेंट स्टेज में आ गए। লঙ্গার টার্মে দেখলে ওই অ্যাকুমুলেশন নেই সাইডওয়েজ हाँ মানে একটু লঙ্গার টার্মে দেখলে মোটামুটি সাইডওয়েজই ছিল মানে এই हाँ, ফেজটা मैंने पूरा फेज था एक्चुअली एक्यूमुलेशन फेज। হ্যাঁ अगर देखा जाए तो पूरा फेज ही एक्यूमुलेशन फेज है। उसके बाद फिर से आपको मार्कअप मिला, फिर से मार्कअप मिला। बीच में एक बार डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ है, खराब नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा लंबा फ्रेम में लिया इसलिए, लेकिन जो ट्रेडर होगा वो तो इतना लंबा फ्रेम नहीं देखता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आप इतना लंबा टाइम थोड़ी ना देखते हैं, आपके लिए 1 मंथ बहुत होता है ना। तो ट्रेडर पर्सपेक्टिव में आपके लिए यही डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ठीक है, ट्रेडर पर्सपेक्टिव से यही आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। अब आपको मैं इसको समझाता हूँ। मैंने बेसिकली रिसेंटली डिक्सन का क्या हुआ, जब हम लोग क्लास में बात कर रहे थे दिसंबर के स्टार्टिंग में, आज 12 तारीख है, आई थिंक हम लोग 3-4 तारीख में बात किए थे। उस टाइम पे मैं इसलिए बोला था क्योंकि एक मुझे प्रॉपर कैंडल भी दिखा था और मार्केट में एक छोटा न्यूज भी था। कैंडल क्या था, ये देखो मैंने बस इतना सा देखा था, मैं ज्यादा नहीं देखा था। मैं देखा था कि ये डाउन ट्रेंड में था और उसमें बाद एक मारूबुजू बना, पैटर्न 1 में एक मारूबुजू जिसके सर पे प्रॉपरली कोई बाल नहीं था, है ना, विग नहीं है ना, कैंडल एकदम टकला है लाइक मी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पैटर्न 1 में एक मारूबुजू, उसके बाद एक छोटा सा दोजी, है ना, उसके बाद एक छोटा सा दोजी पैटर्न 2। तो ये दोजी और मारूबुजू दोनों को अगर मिला दो, सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक्स में तो दोजी और मारूबुजू समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ करो तो एक हरामी पैटर्न बना है। यस और नो, है ना, इट्स अ बुलिश हरामी, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और ये बुलिश हरामी बना है। और मैंने यहाँ पर क्या किया सर, मैंने आप लोगों को जब बोला उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सर इसमें ग्रोथ इसलिए है, 2 कारण थे। एक तो मुझे पहले से इसका जोन सपोर्ट मिल रहा था, कैंडल मेरे को सपोर्ट दे रहा है पूरा का पूरा एकदम। कैंडल सबसे मुझे मुझे पहचान सबसे पहले मुझे कैंडल देता है, मैं कंफर्म हो जाता हूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज चेक कर दिया था। इसके बाद मुझे देखना, मैं क्या किया सर, मैं यहाँ पर इसका बाई करने के लिए आप लोगों को बोला था जब शेयर का दाम, एक सेकंड, मैं आप लोगों को यहाँ पर बोला था जब शेयर उसी दिन पे, जिस दिन खबर आया ना सर, उसी दिन पे मैंने खबर आया सर, इस दिन पे ये वाला मैंने 5000, ये एक्चुअली पेन नहीं है, 5250 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है मुझे, आई थिंक अराउंड दिस स्टेज 525, हाँ 5260 समथिंग, 5260, ये एक्चुअली ठीक ठाक बाइंग जोन था। फिर नेक्स्ट दिन देखो, नेक्स्ट दिन और मौका ही नहीं दिया, काफी अच्छा ग्रोथ दिया, पूरा ग्रीन। फिर देखो पूरा ट्रेंड पकड़ लिया, एकदम मार्कअप फेस हो गया।
और उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से एक छोटा सा करेक्शन, या फिर इसको आप अगेन एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हो, है ना। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन होता ना तो ये गिरता, वॉल्यूम से ठीक है। तो आप इसको एक्यूमुलेशन ही बोल सकते हो, क्या? वो जी मुझे क्रिएट हुई। ठीक है। तो ऐसा कुछ वॉल्यूम नहीं था इसके अंदर, तो अल्टीमेटली ये ट्रेंड बना रहा। अच्छा ठीक है, अगर किसी को शॉर्ट टर्म टारगेट था तो वो यहाँ पर सेल कर दिया, तो भी कुछ प्रॉफिट कम नहीं किया सर। अगर जैसे भी जैसे जैसे मानो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मानो जिसको थोड़ा सा डर लग गया कि यहाँ पर रेड कैंडल देख के लोगों को डर लगता है ना, तो रेड कैंडल देखा तो जिसको डर लगा वो क्या किया, मैंने छोड़ा नहीं सर, ठीक है, लेकिन जिसको डर लगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर छोड़ देगा, ठीक है। तो भी 5260 से कितना गेन कर लिया, अराउंड पता शुरू में अराउंड 6000, अराउंड 6000, मैंने 5800 900 के आसपास, मैंने फिर भी 600 टका समथिंग, 600 पर शेयर। 10-12% পার্সেন্টেজ এটা এখানে ট্রেডিং ভিউতে আছে, আমি এটা চার্ট আইকিউতে দেখাচ্ছি, এখানে দেখাচ্ছে ট্রেডিং ভিউতে আছে, এখানে দেখা যাবে, আমি দেখাচ্ছি পার্সেন্টেজ গুলো দেওয়া যায়, আমি কালকেও চেক করছিলাম আপনার। এই যে স্কেল গুলো আছে না, এইখানেই থাকে, এই যে স্কেল এখানে মেজারমেন্ট আছে না, এই মেজারমেন্ট দিয়ে আপনি এখানে এই দেখুন ভলিউম কত আছে, পার্সেন্টেজ কত চেঞ্জ হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন, এই দেখুন, এই যে, দেখা যাচ্ছে, পুরো জুম করে নিল না, এখানে দেখুন কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, হ্যাঁ, পুরো জিনিসটা আপনি দেখতে পেলেন। এটা অ্যাকচুয়ালি আমার এইটা চার্ট আইকিউতে ওপেন আছে, ওই জন্য চার্ট আইকিউতে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে এখানে ড্র করা যেতে পারে, ঠিক আছে, মেজার করার জন্য জাস্ট এইভাবে নিয়ে ড্র হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এগুলো আমি লাস্টে একদিন দেখিয়ে দেবো, পুরো টেকনিক্যাল ম্যাটার, মানে এই ড্রয়িং ব্যাপারগুলো আমি লাস্টে একটা ক্লাসে দেখিয়ে দেবো। জিনিসটা শিখে নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কি কেন আমি ধরবো, কেন আমি ছাড়বো, দ্যাট ইজ দি মাচ ইম্পর্টেন্ট থিং। আর বাকি জিনিসটা তো মানুষ 2-4 দিন ঘাঁটতে ঘাঁটতে শিখে যাবে, আর আমি দুটো ক্লাস দিয়ে দেবো। ठीक है, तो इसका इसका ये जो नेचर है ना, अच्छा साथ में क्या था वो, उस दिन जिस दिन मैं बोल रहा था, उस दिन एक बहुत पक्का न्यूज था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिक्सन के बारे में ये खबर दिया कि उसका रेटिंग काफी बेहतर हो गया, माने बेसिकली उसका जो मार्केट डेप्थ था, ठीक है, उसको रिपे करने का इसका सिचुएशन ठीक ठाक हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बस देखा, मैंने पैटर्न देखा, इसके पहले मुझे कोई न्यूज नहीं था, बट एक छोटा सा न्यूज मुझे मौका दिया कि बोलो चलो भाई यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी बुक करना था तो भी 200-300 टका प्रॉफिट हुआ है, और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म भी था तो आप देख सकते हो अभी भी क्या सिचुएशन है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि अब इसको ना डाउ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि डाउ क्या क्या कहना चाहता है। अच्छा मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है, हाँ, ये और एक জয়পুর তো বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ স্যার কিছুটা। आरबीएनएल देखो आरबीएनएल हाँ आरबीएनएल, हाँ आरबीएनएल भी हुआ है, सही बोला तुम, आरबीएनएल, रेल रेल विकास निगम ना, এই পুরো তার আগে ফেসটা ये देखो सही बोला है। ये देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये देखो ये मार्कअप था, ये देखो ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया था। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, जुगाड़ लगाना है ना सर, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट মানে জোগাড়, মানে বেসিক্যালি জড়ো করা, বাংলাতে বলে জড়ো করা, ঠিক আছে। এখানে মার্কেট জড়ো হচ্ছে, ঠিক আছে, মানে লোকজন ভাবছে কি করব, মার্কেট এখনো কিছু কনফিডেন্স পাচ্ছে না, কিন্তু ধীরে 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 জড়ো হচ্ছে। তারপর একটা ছোট্ট চিঙ্গারি, চিঙ্গারি মানে একটা পজিটিভ মোমেন্টাম, ঠিক আছে, একটা পজিটিভ মোমেন্টাম মার্কেটে গ্রোথ নিয়ে চলে আসবে। এখানে অ্যাকচুয়ালি স্ট্রঙ্গার হ্যান্ড বলে অ্যাকুমুলেট করে, কারণ উইকার হ্যান্ড তো বুঝতে পারে না, वीकर हैंड तो समझ में नहीं आएगा उसको, जो वीकर हैंड होता है ना उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। যারা স্ট্রং শেয়ার হোল্ডার তারাই এই ফেসটাই থেকে और इसी फेज में एक्चुअली आप गेन करोगे। नॉर्मली जो लोग देखो जिनका नॉलेज कम है ना, वो थोड़ा सा ग्रोथ देगा ना, भाई भाई प्रॉफिट हुआ है निकल जा। जिसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये निकल जाने के बाद फिर सोचेगा देख मैंने तो निकल गया, इसके बाद इसका ग्रोथ देखो। एक्चुअली आपको समझना चाहिए कि ये कितना दिन से ये एक्यूमुलेशन फेज में था, যত লম্বা এখানে ठीक है, जितना लंबा एक्यूमुलेशन फेज होगा उतना लंबा যেমন আইটি उतना लंबा मार्कअप देगा। কিছু ছিল লাস্ট 4-5 বছর এইচডিএফসি ব্যাংক ছিল অ্যাকুমুলেশন जितना लंबा एक्यूमुलेशन फेज होगा उतना लंबा मार्कअप फेज होगा, চলে না ठीक है। तो मार्का और मार्का फेज में जाने के बाद देखो अब इसमें मैं क्या बताऊं,
ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप एक बार मार्का फेस पकड़ लिया ना, तो उसके बाद आपको ट्रेंड में समझना है। देखो ये देखो पूरा ट्रेंड चला, ये पूरा का पूरा मार्कअप चला है। ऑब्वियसली मार्केट में आरबीएनएल माने रेल विकास निगम के बारे में कुछ पॉजिटिविटी था, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ रेलवे प्रोजेक्ट वगैरह था इसके पास, फाइनेंसिंग का भी कुछ प्रोजेक्ट था, तो सब मिला के इसके ऊपर पूरा फोकस आ गया और वो ट्रेंड बना रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही लोगों को लगा कि नहीं अब और कुछ नहीं है एज सच, ठीक है, तो देखो ये सेल जनरेट होना चालू हुआ। और इवन कैंडल स्टिक्स भी देखो, आई थिंक डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर बन रहा है सर। और उसके बाद देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सेल, और उसके बाद फिर से एक्यूमुलेशन चलता रहा, फिर ठीक है, फिर लंबा एक्यूमुलेशन चला, उसके बाद देखो फिर से एक मार्कअप दिया, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको करना चाहिए, ये ट्रेंड आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मैं रिसेंटली पेटीएम के बारे में भी सबको बोला, क्योंकि मैंने सिमिलर पैटर्न पे पेटीएम पे लास्ट 1 साल से ट्रेड करे जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को बोला कि आप लोग भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। আমি কিনতে বলিনি, আমি বলেছি দেখতে, যদি ডাউন ট্রেন্ডে থাকে, ঠিক আছে, আমি বলেছিলাম দেখতে, কিনতে বলিনি, আমি বলেছি কি এখন দেখে রাখো, আস্তে যখন দেখবে মুভমেন্ট পাবে তখন ঢুকবে। ঠিক আছে? কারণ 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 এই যে সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করেছে এটা কেনার দিকেই যাচ্ছে না, এই দেখ, ठीक है, ये देखो ये ऑलरेडी ऑलरेडी नियर सपोर्ट में चल रहा है सर, ऑलरेडी सपोर्ट जोन में चल रहा है, এটা লাইন ठीक है। हाँ এটা লাইনটা ট্রেন আছে হ্যাঁ ওটা এইখান দিয়ে হবে না, দাঁড়া এটাকে আমি এইখানে নিই। পেটিএম তো আর কি করাবে মেলে আসো फिर 5 मिनट टाइम इसको मैं डे में कन्वर्ट करूँ, ट्रेंड लाइन দিতে বলছিস? এটা হরাইজন্টাল ট্রেন I think कौन करता है? देखो सर नियर सपोर्ट में है ना सर, इसमें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगाओ। কাজ করব हाँ ও ব্রেক করে দিয়েছে অনেক আগে সেটি কিন্তু আমরা ক্লাসে দেখছি वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं कहाँ से कहाँ का करें, एक काम करें यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट 23.6 को क्रॉस कर लिया, 23.6 को भी क्रॉस कर लिया, ये देखो 23.6 इस जोन में था, ये जोन था 23.6 के लिए। ट्वेंटी 3.6 में मैंने 720 जो था वो 23.6 के लिए था, मैंने मैं रिसेंट आप से लेके रिसेंट डाउन तक का किया, ठीक है। अच्छा इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू कि आप किस जोन को फॉलो कर रहे हो। जैसे अगर आपको यहाँ से करना चाहिए था, मानो कि आप ये वाला जो आप जो है ना यहाँ से करो, यहाँ से गिरा है ना, तो यहाँ पर आप रिट्रेस में 924 থেকে देखिए जस्ट 23.6 को क्रॉस किया है, जस्ट क्रॉस किया है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि अभी ये जो सेल चल रहा है ना ये सेल खत्म होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। अगर बहुत जोर से जोर 580 जा सकता है, इसके बाद 628 है ना, आप देख लेना हार्डली 528 ऐसा कुछ जाएगा, सॉरी 580 समथिंग अगर जाता है तो। और ऊपर से सपोर्ट देखो, ये देखो लास्ट सपोर्ट देखो यहाँ पर था 2023 के फरवरी में भी सिमिलर जोन में आया था 2 बार, तो एक बार क्रॉस भी किया था, एक बार क्रॉस भी किया था, बट उसके बाद देखो फिर से उसका एक्यूमुलेशन होगा, फिर से एक्यूमुलेशन होगा। और देखो ये देखो अब इसका कैरेक्टर देखो तो आपको समझ में आएगा, ये देखो यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया, फिर मार्कअप दिया, फिर एक्यूमुलेशन किया, फिर मार्कअप दिया, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर यहाँ पर मार्कअप, फिर हल्का सा एक्यूमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मोटा मोटी फिर ऐसा करते करते 921 इसका नियरेस्ट टारगेट है सर। नेक्स्ट 6 मंथ्स का टारगेट मान के चलो आप मैक्स टू मैक्स, ये 1020 समथिंग जा सकता है, 1050 समथिंग,
बस हाँ, प्रॉपर कैंडल अभी तक नहीं फॉर्म हुआ है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम भी चेक करना चाहिए, जो आप लोग ऑलरेडी समझते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर ऐसा एंट्री जोन मिल जाए ना, तो छोड़ने का नहीं। बस आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप एंट्री के लिए वेट करो। ठीक है, आप एंट्री के लिए वेट करो, अभी एंट्री नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बट यही तो है सर, यही तो मौका है जब एक्चुअली शेयर में पैसा लगाना चाहिए। और थोड़ा बिजनेस का फंडामेंटल भी चेक कर लो, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। आरबीआई के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है पेटीएम में, क्योंकि आरबीआई अभी स्मॉल लोन के लिए बैन किया है ना। প্রফিট তো আয়েগা, এই তো শুরু করেছে এদের না, এদের একটা ব্যাংকিং বিজনেস কে দাঁড় করাতে গেলে কমসে কম 20 বছর টাইম লাগে। এই জন্যই ওদের এখন মানে ব্যালেন্স ঠিক আছে, সেখানে কিন্তু এদের মার্কেট ক্যাটারটা অনেক ভালো আছে, মানে মার্কেটে এদের পৌঁছ অনেক দূর হয়ে গেছে, যেখানে বড় বড় কোম্পানিরা করতে পারে, सब जगह पेटीएम पहुंचे गए পৌঁছে গেছে। এটাই সুবিধা দিচ্ছে कि हर जगह में इसका नॉर्मली क्या है, बिजनेस स्टार्ट होता है, अच्छा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाता। लेकिन इसका क्या है, ये पहुंच गया है, प्रॉफिटेबल सिनेरियो में नहीं है, लेकिन ये पहुंच तो गया ना। कल अगर आरबीआई इसको मौका देता है, और मार्केट में अगर बैंक गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके ऐसे छोटे छोटे बैंकों को और मौका दे देता है ना, जिस तरह से इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला है, ठीक है, अगर ये लाइसेंस का सटीक यूटिलाइजेशन, 2024 में इलेक्शन है, 24 में इलेक्शन है, आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्शंस में अगर फिर से क्या होगा समझ में आ रहा है, तो आप सोचो उसके बाद अगेन इंडिया के बूमिंग क्या सिचुएशन हो सकता है, और तब ये सब स्टॉक को आप रोक नहीं पाओगे। तब गवर्नमेंट खुद बोलेगा, तो गवर्नमेंट खुद बोलेगा कि अभी हम लोग है, अभी स्टेबिलिटी रहेगा, आप पैसा दो, लोन दो। फिर आरबीआई भी ऑटोमेटिकली, अभी ये जो 2 महीना है ना, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, आरबीआई ऑलरेडी बोल दिया कि इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, आप लोग कंट्रोल करो, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई में ऑटोमेटिकली लोग रिपे नहीं करता है। जब मार्केट में महंगाई बढ़ जाता है, तो लोग बैंक लोन वगैरह चुकाने में दिक्कत हो जाता है ना, तो इन्फ्लेशन हाई जा रहा है, तो इसीलिए आरबीआई ने इसको रोक लगाया। आप देखते रहो इसका मैक्सिमम 1 महीना, अब इसको देखते रहो। मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे मौका मिले, यही तो टाइम होता है सर। देखिए, यही टाइम होता है। अब इसका इतिहास चेक करके देख लो, आप इसका इतिहास चेक करके देख लो, जो हुआ है लास्ट 1.5 साल से मैं इसको ट्रैक करता हूँ। एक्चुअली मैं पहले इसका आईपीओ लिया था, उसमें मेरे को लॉस मिला, ठीक है। लॉस मिलने के बाद मैं सोचा भाई तू मेरे को जितना लॉस दिया है ना, फिर मैंने, जैसे सबको होता है लॉस पाने के बाद क्या होता है, डर लगता है, मैंने ऐसा दिल को दुखता है। तो फिर उसके बाद ना मैं बोले भाई जितना लॉस तुमने मेरे को दिया उतना तो मैं उठाऊंगा। फिर मैं ट्रेड कर करके अपना जो लॉस है ना आईपीओ का, वो मैंने बैक किया ट्रेड कर करके, क्योंकि बार बार मौका दिया है। ये देखो सर, ये देखो कैंडल का एंट्री जोन देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बार बार मौका दिया है। ये देखो कैंडल एकदम क्लियर हो जाए एकदम क्लियर कैंडल है, सब क्लियर क्लियर कैंडल है, और मेरे को बहुत अच्छा मौका दिया है। जब जब मौका दिया है क्लियर मौका दिया है, और मैं मुझे भी एंट्री लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ये देख सर, देख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार, डार्क क्लाउड, सॉरी डार्क क्लाउड कवर, हर तरह का कैंडल तुमको मिलेगा, और एकदम प्रॉपर प्रॉपर मिला है, और एकदम कॉपी बुक जैसा। और मैं भी कॉपी बुक को छोड़ा नहीं सर। ये देख, इधर देख, इधर देख, देख रहे हैं, कभी हरामी तो कभी इंगल्फी, तो हर तरह का मिलेगा। तो ये फिर से होगा, जैसे डिक्सन में हुआ है। हाँ, ग्रीन कैंडल হলে তো इट्स जस्ट एक সময়ের ব্যাপার, जस्ट रेडी फॉर दैट, ओके, जस्ट रेडी फॉर दैट। अच्छा चलो सर, अभी थोड़ा डाउ को समझते हैं। एक्चुअली ये जो डाउ का कॉन्सेप्ट है ना, ये डाउ का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत काम करता है, थोड़ा बड़ा है थ्योरी इसका। डाउ थ्योरी ऑलवेज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ऑलवेज। हम लोग ये छोटा छोटा चीज को वैल्यू नहीं करते। एक्चुअली जो लोग मार्केट में एक्सपर्ट हुआ है ना सर, वही सब थ्योरी को पढ़ पढ़ के और इसी थ्योरी को एप्लीकेबल कर करके एक्सपर्ट हुआ है, और कुछ नहीं है। Dow theory was used extensively even before the Western world discovered candlesticks. Interestingly, American world candlesticks नहीं जानता था, वो सिर्फ डाउ ही जानता था। कैंडल आने से पहले उनके लिए डाउ था। That's a very interesting ना। In fact, even today, Dow theory concepts are being used. In fact, traders blend the best practice from candles and Dow. क्या करता है ट्रेडर्स आज के डेट में, कैंडल और डाउ को मिक्स कर देता है, मिक्स कर देता है। और अमेरिकन वर्ल्ड तो पहले कैंडल नहीं जानता था, क्योंकि कैंडल स्टिक्स इज अ वेरी जापानीज कॉन्सेप्ट है ना, तो फिर पहले वो लोग डाउ के ऊपर काफी भरोसा करता था। तो चार्ल्स एच डाउ आल्सो फाउंडेड द डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज़ सर्विस।
वॉल स्ट्रीट जर्नल है ना सर, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल जो बहुत फेमस फाइनेंशियल जर्नल है यूएस में, वहां पर इसका न्यूज आता था। ड्यूरिंग हिज टाइम ही रोट ए सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखता था पेपर में, which in later years was referred to as Dow theory, और उसी को बाद में डाउ थ्योरी का नाम दिया गया। The much credit goes to विलियम टी हैमिल्टन, जिन्होंने उसको कंपाइल किया, इधर उधर से जुगाड़ करके उसको कंपाइल करके फिर एक आर्टिकल छापा। एग्जांपल्स ओवर ए पीरियड ऑफ 27 इयर्स, 27 साल का 27 इयर्स का मैंने जो ओवरऑल रिसर्च था उसको एक साथ करके हैमिल्टन ने डाउ थ्योरी को मार्केट में लाया। And much has changed since the time of Charles Dow, and hence there are supports and critics of the Dow theory. तो कुछ लोग डाउ को सपोर्ट भी करते हैं और कुछ लोग डाउ को क्रिटिसाइज भी करते हैं। देखो हर चीज का अच्छा बुरा तो रहता है, सिमिलरली डाउ का भी है, लेकिन आप डाउ को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, यू कैन हेट मी और यू कैन लव मी बट यू कांट इग्नोर मी, ठीक है। तो डाउ का बात कुछ वैसा है, आप डाउ को हेट में भी कर सकते हो, हेट करने का मुझे तो कोई कारण आज तक नहीं दिखा, ठीक है, बट आप डाउ को इग्नोर नहीं कर सकते। is built on a few beliefs. These are called the Dow theory tenets. Charles H. Dow developed these tenets over the years and of his observation on the market. जितना उन्होंने मार्केट में ऑब्जर्व किया उसी का समरी आपके सामने है। इसको टेनेट बोला है। टेनेट माने जस्ट उनका जो थ्योरी है उनको एक नाम दिया गया है। तो जैसे कि आप अगर पहला थ्योरी देखते हो, क्या नाम बताता है सर? 5-6 पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। 9 पॉइंट है टोटल 9 पॉइंट्स यू हैव टू ऑब्जर्व इन द मार्केट टू अंडरस्टैंड डाउ। तो क्या बोलता है डाउ जी? चलो देखते हैं डाउ जी क्या कहता है। तो डाउ जी कहता है मार्केट इंडेक्स या इंडिसेस, ठीक है, इंडेक्स एंड इंडिसेस सेम वर्ड होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं ना सेंसेक्स निफ्टी, उसे इंडिसेस भी कहते हैं, उसे इंडेक्स भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही वर्ड है, एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ इंग्लिश है और एक प्लूरल फॉर्म ऑफ इंग्लिश है। तो जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है। तो इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग, मैंने बोलते हैं कि मार्केट इंडेक्स डिस्काउंट एवरीथिंग, द स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग व्हिच इज नोन एंड अननोन टू द पब्लिक। माने जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, डाउ क्या कहना चाहता है, डाउ का थ्योरी क्या कहना चाहता है, जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता सब मिला के ही मार्केट बनता है। माने मार्केट में जो हमें पता लगता है, वट एवर वी ऑब्जर्व इन द मार्केट, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट नोन एंड अननोन फैक्ट अबाउट दैट कंपनी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें पता है, जैसे हमें पता है कि पेटीएम के बारे में, जैसे आप लोग बात कर रहे थे हम लोग अभी, तो पेटीएम के बारे में हमें ये पता लगता है कि पेटीएम अभी रिसेंटली अभी इसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मे भी हो जाएगा। रिसेंटली कुछ शेयर होल्डर ने पेटीएम को छोड़ा है, कुछ शेयर होल्डर ने पेटीएम को पकड़ा भी है, ठीक है, लेकिन छोड़ने का संख्या ज्यादा है पकड़ने से, इसलिए पेटीएम अभी लाल है, ये हमें पता है। जैसे हमें और क्या पता है कि आरबीआई ने रिसेंटली पेटीएम के बारे में ये बोला, मैंने नॉट जस्ट पेटीएम, जितना भी स्मॉल फाइनेंस कंपनी है उनको बोला कि आप स्मॉल लोन जो 50,000 के अंदर है आप उसको रोक दो, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड लोन मार्केट में नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग यानी उसका लोग रीपे नहीं करेगा, तो इसके कारण इनका बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा और इस इंफॉर्मेशन को मार्केट ने देखो एकदम चुपचाप डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट माने वट एवर मार्केट सोर्स, चाहे वो रेड हो या ग्रीन। तो मार्केट बेसिकली नोन इन्फॉर्मेशन एज वेल एज सम अननोन इन्फॉर्मेशन जो मार्केट को पता नहीं। अच्छा मार्केट माने कौन? मार्केट माने हम आप जैसे लोग जो मार्केट को बनाते हैं। इसमें बड़े बड़े एफआईआई भी हैं, बड़े बड़े डीआईआई भी हैं और हम आप जैसे रिटेल लोग भी हैं, जिनके कारण ये शेयर रिसेंटली इतना सेलिंग प्रेशर झेल रहा है, इतना सेलिंग प्रेशर झेल रहा है। जो 900 समथिंग में था, कितने में था सर? ये 5 मिनट का आएगा, एक सेकेंड, अब डे चार्ट ही देख लो, ये चल रहा था 900 950 के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं ये शेयर रातों रात गिर गया सर। देखो प्रॉब्लम है, वो तो दिख रहा था, स्पिनिंग टॉप दोजी, स्पिनिंग टॉप दोजी बार बार फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर एक मारूबुजू, तो कहीं ना कहीं ये आपको इंडिसिजन क्रिएट कर ही रहा था। आरबीआई अननोनली इनके बारे में बता रहा था कि भैया आप लोन नहीं दे सकते, आपका बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उसका इंपैक्ट देखो मार्केट कर रहा था। ये अननोन इन्फॉर्मेशन था, इस टाइम पे मार्केट को कुछ पता नहीं था, अगर पता होता ना तो यहीं पर सेल कर देता। हेलो, आप समझ नहीं रहे हो सर? अगर पता होता तो यहीं पर सेल प्रेशर चालू हो जाता, पर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उस टाइम पे मार्केट अननोन सिचुएशंस में थे, मार्केट को समझ में नहीं आ रहा था कि आरबीआई ऐसा क्या डिसीजन लेने वाला है। तो अननोन इन्फॉर्मेशन जब भी मार्केट में रहता है ना, तो मार्केट उसको इंडिसीजन क्रिएट कर देता है, ना तो बाई क्रिएट करता है ना तो सेल क्रिएट करता है। और जैसे ही उनको कंफर्मेशन मिलता है तो मार्केट का रवैया अलग ही हो जाता है। रवैया समझते हो ना सर?
माने मार्केट का चाल चलन, ठीक है। उसको समझ में आ गया भाई अभी कंफर्मेशन मिल गया आरबीआई की तरफ से, चलो भाई भागो, भागा। और ऐसा भागा कि 950 का शेयर विद इन कितना दिन में, 1 महीना है सर, विद इन 1 मंथ 950 का शेयर 650 में आके 630 में आके गिरा दिया। কত দিন? 300 টাকা ফেলে দিয়েছে এক মাসও হয়, এক মাসও नहीं। अब इसमें देखो सर, इसमें अच्छा इसमें ट्रेडर का दो खेल है। ट्रेडर तो सर दोनों एंगल से मजा ले सकता है अगर उसको नॉलेज हो तो। इन्वेस्टर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, वो सिंपल शॉर्ट करेगा, वो मजा लेगा, वो ऑप्शन में खेलेगा, ऑप्शन में खेलेगा। हम लोग ऑप्शन क्लास स्टार्ट करेंगे सर बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल का ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। अब ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन में मजा क्या है ना, ऑप्शन में जैसे ही आपको पता लग जाता है कि भाई मार्केट गिरने वाला है, आप चुप नहीं बैठोगे। और सबसे ज्यादा लोग ऑप्शन मार्केट से ही पैसा कमाते हैं, आप चुप नहीं बैठोगे। और आपको बताऊं, देखो जैसे आपको पता लगा 900, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखो एक स्पिनिंग टॉप, फिर देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो गया, है ना सर। अब आपको मानो अराउंड 900 आपको एक श्योरिटी मिल गया कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। अच्छा मानो आपने यहाँ पर भी नहीं समझा कि क्या होने वाला है, चलो आपने इतना दिन तक वेट किया, यहाँ पर मारूबुल तक वेट किया, यहाँ पर मारूबुल तक वेट किया, जब मार्केट 825 में चल रहा था। इसके बाद आरबीआई का न्यूज आया, हाँ नंदन है ना, तो आरबीआई ने बोला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और रिस्की लोन बंद करेगा, तो गैप डाउन तो जाना ही था। आप यहाँ शॉर्ट सेल करते, मैंने 825 पे कर देते। अब 825 में अगर ऑप्शन ट्रेडर क्या करेगा, नॉर्मली क्या होता है कि सपोज आपको 100 शेयर लेना है, नॉर्मली वो लॉट में होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्मली अगर कोई 100 शेयर का एक लॉट लेना चाहता है, तो 100 इंटू 825 कितना हो जाएगा सर? 82,500। अब आप 82,500 टका डालेंगे, उसके बाद एक टारगेट फिक्स करेंगे कि मैं यहाँ पर 50 पॉइंट का डिफरेंस देखना चाहता हूँ डाउन में। तो 825 जैसे 725 में आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 825 725 मैंने 100 का गैप आया, तो आप यहाँ पर 100 इंटू 100 शेयर है ना, नहीं सॉरी हाँ 100 कितना होता है सर? 10,000। इतना आपने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि इसके लिए आपको 82,500 टका डालना पड़ेगा मार्केट, जो हमेशा पॉसिबल नहीं है। एक दिन के लिए अचानक से आप 82,500 या एक हफ्ता के लिए 82,500 आपको टेंशन हो रहा है। यही चीज आप ऑप्शन मार्केट में 14 to 15% अपनी टोटल कॉन्ट्रैक्ट में अब लगा सकते हो। मैंने 82,500 का 80,000 का 14% कितना हो जाएगा? 82,000 14-15,000 हार्डली, ठीक है। तो 10 से 15,000 उसमें कंपनी ब्रोकिंग फर्म का मार्जिन तो अलग वो देता ही है, लिवरेज, ठीक है, उसको मैं छोड़ता हूँ। हार्डली 10 से 15,000 में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो। और सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका जो माइंड सेटअप है वो नहीं बदलेगा। आपको बस ये माइंड सेटअप में है ना कि मार्केट गिरेगा, ये आपने समझ गया ना, तो बस उसी एंगल से 100 पॉइंट में डिफरेंस होगा, आपका टारगेट अचीव होगा और आप वहां से निकल के प्रॉफिट करोगे। और वहां पर एक्चुअली प्रीमियम जमा करना पड़ता है। थोड़ा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। जब हम लोग ऑप्शन सीखना चालू करेंगे ना तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्यों बोला कि मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहता है, कि जब भी वो देखेगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है ना, और वो श्योर हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात कर, वो श्योर है। श्योर तो यहीं पर हो गया था सर, श्योर तो यहीं पर हो गया था। लेकिन डबल कंफर्मेशन के लिए मानो कोई यहाँ तक वेट किया, उसके बाद भी अगर किसी ने ऑप्शन में, जैसे नॉर्मली क्या होता है जब किसी को लगता है कि मार्केट गिरेगा तो कॉल ऑप्शंस को सेल करता है, कॉल ऑप्शंस को सेल करता है, या फिर पुट ऑप्शंस को बाय करता है। और किसी को इंट्राडे करना है, माने ये कैश मार्केट में करना है, तो कैश मार्केट में सिर्फ इंट्राडे ही कर सकते एक दिन के अंदर। जैसे मानो सुबह 9:15 या 9:30 के आसपास 850 में खरीदा, और जैसे ही 3:30 बजा तब ये 820 में आया ना, सेल करके निकल जाए। शॉर्ट सेलिंग बस इतना ही कर सकते हो आप इंट्राडे में, मतलब ज्यादा मौका नहीं है आपके पास। ওই টুকুই হ্যাঁ কোনটা হ্যাঁ 725 টাকায় যদি ও ছেড়েছে তাহলে ওই দিনকেই ওটা 650 টাকা আছে। এবারে মাঝে মাঝে কি হয় যদি অতিরিক্ত মানে अगर ज्यादा गिरना चालू हो जाता है तो मार्केट फ्रीज कर देता है, तो वो अलग बात है सर, तब आपको और मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जितना मिलेगा उतना आपको मार्केट सेटल कर देगा।
तो इंट्राडे में आपको शॉर्ट सेलिंग करने का मौका है पर कम है। इंट्राडे में आप मार्केट गिरने पे कम आपके पास आपको ज्यादा मौका नहीं है, लेकिन यही चीज अगर आप ऑप्शन मार्केट में करेंगे तो आपको पूरा मौका मिलेगा। मार्केट को आप पूरा पहचान सकते हो। ऑप्शन मार्केट में एक दूसरा रिस्क है, प्रीमियम गवाने का रिस्क होता है कि आपका प्रीमियम आपका चला जा सकता है। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन ठीक है, आप रोज रोज क्यों करोगे? जिस दिन आपको पक्का डायरेक्शन मिलेगा उस दिन करोगे, नहीं तो मत करो। ये परसेप्शन आपको धीरे धीरे बन जाएगा, ये कोई तुक्काबाजी नहीं है। मार्केट आपको पूरा पूरा मौका देगा। जो सिस्टम आप कैश मार्केट में कर रहे हो वही सिस्टम आप ऑप्शन मार्केट में करो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगेन डाउ की तरफ जाते हैं। डाउ डाउ जी क्या कहते हैं भूलना नहीं चाहिए। तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, द स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग व्हिच इज नोन एंड अननोन टू द पब्लिक। पब्लिक को जो पता है और पब्लिक को जो नहीं पता, जैसे कहावत है ना सर, पब्लिक सब जानता है बस, है ना, वही चीज है। इफ a sudden and unexpected event occurred, the stock market indices quickly recalibrated। एक सडनली कुछ हो जाता है, जैसे आज में देखो मार्केट में सडनली किसी किसी स्टॉक में कुछ हुआ है, ठीक है, तो देखना वो क्विकली रिकैलिब्रेट किया है तो रिफ्लेक्ट द एक्यूरेट वैल्यू, ऑटोमेटिक उसके एक्यूरेसी के लिए वो चला जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज मार्केट में थोड़ा वो नेगेटिव कर देगा, थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज वो ठीक कर देगा। और अगर जैसे उसको लगा कि नहीं ये फेक न्यूज है ना, अगर उसको पता चलेगा ये फेक न्यूज है, वो देखना 2-3 दिन में वो करेक्शन कर देगा, वो करेगा ही करेगा। हमें भी किसी किसी केस में वो भी धोखा खा जाता है, लेकिन वो करेगा सेंटिमेंट पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो सेंटीमेंट पे पूरा चलता है। तो इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। अच्छा, 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड है, एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड और एक होता है माइनर ट्रेंड। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में 3 ट्रेंड होता है एज पर डाउ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? ये तो बड़ा बड़ा ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड या मेजर ट्रेंड, प्राइमरी को मेजर ट्रेंड भी कहा जाता है, दैट लास्ट फ्रॉम ईयर टू सेवरल ईयर्स। कभी कभी प्राइमरी ट्रेंड 1 साल से लेके कुछ महीने तक, कुछ महीनों से लेके मतलब फॉर सम मंथ से लेके कुछ 1 साल तक भी वो जा सकता है। इट इंडिकेट्स ब्रॉडर मल्टी ईयर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। जो लोग इन्वेस्टर होता है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या फिर स्विंग ट्रेडर, लाइक 2-3 महीने का पोजीशन लेके जो ट्रेड लेता है, उनके लिए बड़ा अच्छा काम है। But the long-term investor is interested in the primary trend and active trader is interested in all trends. Active trader हर ट्रेंड को इंटरेस्ट करता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्राइमरी ट्रेंड ही पसंद आता है। द प्राइमरी ट्रेंड कुड बी प्राइमरी अप ट्रेंड और प्राइमरी डाउन। ये डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है, लेकिन ये कुछ महीने से लेके कुछ साल तक स्टेबल हो सकता है। ट्रेंड एक बार पकड़ लिया तो थमता नहीं है। इसका बिग एग्जांपल आईचार मोटर, मेरे एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड का। अप टू 2013-14 जब से मैंने स्टॉक मार्केट में आना चालू हुआ तभी से मैं आईचार मोटर को फॉलो करता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे इतना सब नॉलेज नहीं था, तो तब मैंने उतना फॉलो नहीं किया। पर 17-18 ऑनवर्ड्स मैं उसको फिर से देखा, कोई 13-14 से जो उसने रेंज चालू किया ना, उसको तो बंद होने का नाम ही नहीं किया। आप देख सकते हो 2013 থেকে 17, 11-12 থেকে শুরু হয়েছিল। ওই সময় যে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল সঞ্জয় বসু, अच्छा তো ওখানে উনি বলেছিলেন যে 107 তখন যে দামে প্রাইসে পরে স্প্লিট হয়েছিল শেয়ার, যে যে দামে পাওয়া যাচ্ছে ডেট ফ্রি কোম্পানি আছে, তখন আইসার মোটরের মানে মেন যে ডেট ছিল ওটা ভলভো ট্রাক ছিল আইসার মোটরে। তখন মাইনর বিজনেস ছিল ওদের ওই মোটরসাইকেল, কিন্তু যার উপর বেট করে লোক বিজনেস ছিল সেই বিজনেসই চলেনি, বাইক বিজনেসই ওর মেজরিটি। তারপরে সিদ্ধার্থ লাল প্রমোটার হয়ে আছে, তো ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেল। ये देखो सर, ये देखो आईचार मोटर, इसका ट्रेंड देखो अप टू 2013, देखो इसका हालत কিচ্ছু হয় না। अप टू 2013, 2010 से लेके 13 देखो, और 13 के बाद इसका ट्रेंड देखो। जो ट्रेंड पकड़ा 2015 में जाके थोड़ा सा चेंज हुआ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्राइमरी ट्रेंड को बहुत फॉलो करता है, और जो ट्रेंड कभी कभी 1 साल से ज्यादा दिन के लिए भी हो सकता है। और इसका मतलब है कि अगर आप प्राइमरी ट्रेंड को समझ जाते हो ना, तो आप होल्ड करके रखोगे और शेयर छोड़ के नहीं निकलोगे। जैसे ये अगर किसी ने 2013-14 में जिसने भी इसको होल्ड किया, मैंने तो बाद में लिया आईचार मोटर, मैंने लिया था अराउंड 1500 समथिंग में मैंने लिया 2017-18 में। 2017-18 में जब ये मार्केट यहाँ पर आया था ना सर, इस टाइम पे मैंने इसको लिया था 1500 अराउंड, थोड़ा बहुत इधर उधर है, मुझे एक्जैक्टली याद अभी नहीं है, अभी बेच दिया मैंने बाद में उसको, अराउंड 2200-2500 समथिंग में मैं बेचा था। तो पॉइंट इज दैट कि इस पॉइंट में जब मैंने इसको फॉलो किया था
तो उस पॉइंट पे ये देखो, ये इसका पूरा प्राइमरी ट्रेंड था, उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट किया। आज देखो एक शेयर का दाम 3,441 चल रहा है, और अभी तक का इसका हाईएस्ट क्या गया सर? हाईएस्ट अभी चल रहा है सर 4,139, 4162 अभी तक हाईएस्ट गया। मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हुआ था सर, अभी तक का ऑल टाइम हाई गया था। तो पॉइंट क्या है सर? व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज कि जब भी हम किसी स्टॉक को देखें ना, जब भी हम किसी स्टॉक को देखें तो उसका प्राइमरी ट्रेंड को पहचानना जरूरी है। एक बात है सर, ट्रेडर हर ट्रेंड को देखता है, इन्वेस्टर प्राइमरी ट्रेंड को ज्यादा देखता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? ये दीज आर द करेक्शन टू द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड जो है उसमें छोटा छोटा करेक्शंस, प्राइमरी ट्रेंड में छोटा छोटा करेक्शंस, दिस इज कॉल्ड secondary trend. Think of this as a minor counter reaction to the larger movement in the market. Example, corrections in bull market, rallies and recoveries. इसको रैली एंड रिकवरी भी कहते हैं इन दी। अच्छा, माने जो ट्रेंड मार्केट में जिसकी करेक्शन कहते हैं, डाउन मार्केट में उसे रैली एंड रिकवरी बोलते हैं। माने सिंपल बात है, जब कोई मार्केट गिरता है और उसके बाद वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है ना, दिस इज कॉल्ड रिकवरी। और जब कोई मार्केट बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, तो दिस इज कॉल्ड काउंटर रिएक्शन, या फिर आप ऐसे बोलो कि करेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करेक्शन, ये पॉपुलर वर्ड है। ट्रेंड मार्केट में, मतलब बुल मार्केट में अगर थोड़ा पीछे मुड़ता है तो करेक्शन कहते हैं, और डाउन ट्रेंड में अगर कोई मार्केट हल्का सा वापस जाता है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो इसे रिकवरी कहते हैं, इसे रिकवरी कहते हैं। ये वर्ड को प्लीज कनेक्ट रखना, बहुत काम का चीज है। The counter trend can last anywhere between a few weeks to several months. Counter trend कुछ हफ्ते से लेके, कुछ हफ्ताओं से लेके कुछ several months तक स्टेबल हो सकता है। ये आपको बहुत स्टॉक में मैं दिखाऊंगा, अभी मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, ऐसा बहुत है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, चलो मुझे ट्यूब इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर आया है मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पता है কি বানান কি? एंसिलरी, हाँ एंसिलरी আপনি ওই एंसिलरी বানান, हाँ, মানে ट्यूब इन्वेस्टमेंट বানান টিউব দেখাচ্ছে না, আমি বলছি। স্পেস দিন, টিউব ইনভেস্টমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ওই এটা টিমকেন ইন্ডিয়া, টিআই इंडिया। না না হ্যাঁ মনে হয় এক করুন দেখি, প্রাইসটা দেখলে বড় পাবো हाँ এটা এটাই কত চলছে। হ্যাঁ এটা এটাই শর্ট ফিল্ম বলে কেন, অনেক লম্বা কেন, देखो सर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे ऑर्डर मिला, तो इसको देखो। মারাত্মক বড়। रिसेंटली तो बहुत भयंकर कुछ किया है, उसको मैं छोड़ता हूँ। लेकिन आप देखो, जैसे कि ये देखो, प्राइमरी ट्रेंड तो समझ गए सर आप लोग, लेकिन ये जो बीच बीच में जो ये करेक्शन करता है ना, उसे हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि लुक एट सर, ये एक प्राइमरी ट्रेंड था, फिर उसके बाद ये गिरा है ना, देखो, एक प्राइमरी ट्रेंड के बाद फिर यहाँ पर देखो एक छोटा सा पीछे आया, उसके बाद फिर से देखो एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से देखो एक रिकवरी किया, उसके बाद फिर से अपना प्राइमरी ट्रेंड पकड़ा। ये जो बीच बीच में शेयर जो है, देखो ये देखो बीच बीच में पीछे नहीं मुड़ रहा है, मैंने ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा अप जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है। ये जो सिचुएशन कर रहा है ना, ये जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ना, इसी को टाउ कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेंड, दिस इज नॉट द प्राइमरी ट्रेंड। जो मेन ट्रेंड है वो तो, अगर ओवरऑल देखो तो मेन ट्रेंड तो ये हो गया ना। ओवरऑल अगर देखो तो मेन ट्रेंड इज लाइक, एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं फ्रॉम हियर टू हियर में भी, ठीक है अभी तक के लिए। लेकिन इसके बीच में देखो कितना बार ये करेक्शन हुआ है, दिस इज द मेन ट्रेंड, लेकिन बीच में कितना बार करेक्शन हुआ है। लेकिन आखिर अपना ट्रेंड, अच्छा ये कब से कब तक का है? 21 फरवरी से लेकर 17 जुलाई 2023 तक का। नहीं ये जस्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर हुआ है। 2391 से लेके 2391 से लेके 3301 के बीच का बात कर, और बीच में कितना बार करेक्शन दिया है, बीच में कितना बार करेक्शन किया है, जस्ट देखिए ये जो बीच का गैप है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेंड।
বোঝা যাচ্ছে? অরিত, জয়ব্রত, বুঝতে পারা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আর ট্রেড লাইনটা এটা কেনা ছোট করে ভিডিও দেয় ম্যাক্সিমাম যদি ফ্ল্যাট রেখে দিই কি হচ্ছে মার্কেটে ট্রেড লাইন দাম করে হ্যাঁ, মানে একদম আপ থেকে ডাউন পর্যন্ত। একটা মার্কেট চেয়ে এটাকে নিচে এই করে কুইজ করে হ্যাঁ, যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে, আর যেখানে রিসেন্টলি আপ করেছে সেইখান পর্যন্ত পুরো একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত টানতে হবে, ঠিক মানে পাহাড়ের উপর থেকে পাহাড়ের নিচ পর্যন্ত। সিঙ্গলগুলোকে যুক্ত হবে নিচে সিঙ্গলগুলোকে ঠিক আছে, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন কি মিডিলে মিডিলে কতবার কারেকশন, আর একটা হায়ার হাই তাহলে দেখতে পাবেন। এটা হয়ে गल प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड का डिफरेंस। ठीक है, अब आगे आता है सर माइनर ट्रेंड, इसे भी समझे। दीज आर दी करेक्शन टू दी प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड में भी छोटा छोटा करेक्शन होता है। These of this is a minor counter reaction to the larger movement in the market. Example, correction in the bull market. Oh sorry, ये तो मैंने बोला। Minor trend. There are daily fluctuation in the market. Some traders prefer to call them market noise. Market में daily fluctuations होते हैं। ये daily fluctuations में कुछ ट्रेडर इंट्राडे करके कमाते हैं ना। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो इसी चीज को फॉलो करता है। ये मार्केट नॉइज को ही ये अपना रोजी रोटी बना दिया। मार्केट नॉइज को ही अपना रोजी रोटी कर दिया कि भाई मार्केट तुम नॉइज करोगे, रीजन नहीं है इसका। मार्केट नॉइज का हमेशा कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता है, वो एक सर्टेन मोमेंट तक जाता है और सर्टेन मोमेंट पे नीचे आ जाता है। इट्स वेरी बेसिकली वेरी सिंपल थिंग। जैसे ये इट्स लाइक अ डेली लाइफ। जैसे घर में हम लोग डेली लाइफ चलता है ना, बीच बीच में खिचखिचानी होता है कि नहीं होता है? हर घर में होता है ना। माँ बाबा बच्चों के बीच में नहीं होता, प्यार मोहब्बत भी होता है, बीच बीच में झगड़ा भी हो जाता है। तो जब प्यार मोहब्बत होता है हमको लगता है लाइफ कितना सुंदर है, और बीच बीच में तो खिचखिचानी हो जाएगा ना तो ऐसा लगता है कि सब बेकार है, रिश्ता नाता ही बेकार है, ऐसा लगता है। ठीक है तो दैट इज द बेसिक नॉइज। तो इसका मतलब क्या, सच में रिश्ता नाता बेकार है। ठीक है, दैट्स द बेसिक नॉइज। अब उसी नॉइज का फायदा उठाता है, उसी नॉइज का फायदा उठाते हैं ट्रेडर। वो बेसिकली ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड मार्केट नॉइज। एंड इसी नॉइज को छोटा छोटा मूवमेंट करके डेली प्रॉफिट जो लोग करना चाहता है वो लोग इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके करता है। जस्ट फॉलो दिस। कौन सा कंपनी है, किसी को भी ले लेते हैं, किसी को भी। একটা পজিটিভ নিউজ এসেছে। কার? ডিকসন। ডিকসনের? ডিকসনের একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আছে প্যাট্রিক ইলেকট্রনিক্স বলে, ও লেনোভোর কাছ থেকে ল্যাপটপ আর নোটপ্যাড বানানোর অর্ডার দিয়েছে। अरे बाप, আর টিএলআই স্কিমের আন্ডারে, लेनोवो से ऑर्डर मिला। আবার টিএলআই স্কিমের আন্ডারে। তো পসিবলি ল্যান্ড কোন থেকে ল্যাপটপ ল্যান্ড জিও ও সব আনবে, ও সব পাবে। ये देखो सर, डिक्सन में आज देखो पॉजिटिव न्यूज है, लेनोवो का प्रोजेक्ट मिला है। ये छोटा सा न्यूज था इसलिए देखो गैप अप ओपनिंग है ना। आज का ओपनिंग डिक्सन का गैप अप है ना। ওই গেছি গাওয়া তেলি নদী ठीक है, नहीं ये तो आज का উপরে একজন দিয়েছিল না এখন वो है 6 स्पाइक तो किया था। मार्केट स्टार्ट जब हुआ था तब इसका 6415 में स्टार्ट हुआ था, 6419 में, 6419 से हाईएस्ट चला गया था 6742 में। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर किसी ने ये चीज ये गैप अप में परचेज किया था, ठीक है, और देखो तो इतना प्रॉफिट मोटा मोटी कर लिया है गैप अप में। ऐसे गैप अप में प्रॉफिट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात पहले ही किए थे। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं? কালকে কালকেই ডিসকাউন্টের খবর এসেছিল, আমি তো নিয়েছি, মানে আমার ক্লায়েন্টে 500 কোয়ান্টিটি নিয়েছিলাম আমি। এই যে লাস্টে যে তোমার ডোভিটা হয়েছে না নিচের দিকে একদম, हाँ हाँ बोल ना। এই ডোভিতে নিয়েছি কালকে এই এইখানে হ্যাঁ মানে ওই এখানে 5001, এইটা না এর নিচেরটা। নিচেরটা দাঁড়া, এর নিচেরটা বলতে তার পাশেরটা না, এইখানে এটা নিচে এইখানে 5200 ওপরে, একটু ওপরে, মানে 5240-50 হ্যাঁ এরকম। বুঝতে পেরেছি। ওই তো এটা তো হারামি ক্রিয়েট হয়েছিল। হ্যাঁ তিনটে এটা তো দারুণ জায়গা ছিল। আমি তো এইখানেই, আমিও তো ক্লাসে এইখানেই ডিসকাস করেছিলাম। এটা তো আমার ফেভারিট জোন। বাপরে, ডাউন ট্রেন্ডে হারামি হতে আমি কোনোদিন ছাড়ি। আর আমি তিনটে ক্যান্ডেল মর্নিং স্টার। ডাউন ট্রেন্ডে হারামি আর ভলিউম যদি সাপোর্ট করে আমি কোনোদিন ছাড়ি না। আমি যে কালকে ডিসকাউন্টটা বলবো, আমি ভাবে আর আমার মাথাতেই না না, প্রথমে ডাউন ট্রেন্ড হতে হবে, তারপরে ডোজি যেতে হবে, তারপর আপ ট্রেন্ডে। नहीं, सुमित एक्चुअली किसी का अपने क्लाइंट का 500 क्वांटिटी खरीद के दिया है। হ্যাঁ বলছিল তো গ্রুপে। मैं बेसिकली बोल। আর একটা ডেটা প্যাটার্ন বলে, এইটাতে তো
আর স্টকে, তারপর হচ্ছে তোমার হাল হাল হিন্দুস্তান অ্যারোমেটিক্যাল পার স্টকে, মানে আমি 1000 কোয়ান্টিটি করে নিয়েছিলাম 4 বার 5 বার বুক ওদের করে। কাছে ইনফরমেশন আগে আসে। না না হালে হালে কি দেখবো? হালটা দেখো, হাল আর ডেটা প্যাটার্ন দেখো খালি। हाँ बेसिकली मैं देखो, हम लोग करेंट जिस पॉइंट पे बात करें कि डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है, ये जो हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, इसी फ्लक्चुएशन पे आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। अब ये फ्लक्चुएशन आप जितना समझ पाओ, जितना शॉर्ट टाइम पे, ये तो डे चार्ट है, आप इसमें आवरली चार्ट ओपन कर लो, इसमें आपको और फ्लक्चुएशन मिलेगा, जितना आपका टाइम फ्रेम छोटा होगा उतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। देखो देख रहे हैं, डे चार्ट का फ्लक्चुएशन देखा, आधा घंटा का देखो, और यहाँ पर आप मिनट का देखो। করো না, এটা ছোট করো একটু, মানে তোমার মোটামুটি আগের সপ্তাহের দিকে যাও, তারপরে প্যাটার্নটা তুমি বুঝতে পারবে যে কিভাবে হালটা বেড়েছে। আর যেদিন থেকে পার স্টকে আমি বলছি তোমাকে, মোটামুটি ধরে নাও 80 টাকা 90 টাকা করে প্রফিট বুক করেছি পার হ্যাঁ वो तो স্টকে। আমি বুঝতে পেরেছি না, তোরা তো আমি আমাদের ক্লাসে কথা হচ্ছিল, তো ক্লাসে কথা হচ্ছিল হালের ব্যাপারে, তো অমলেন্দু দা অনেকদিন ধরেই বলে যাচ্ছে। এটা আছে, তার সাথে আমি গ্রুপে দিয়েছিলাম না ডিফেন্স স্টক গুলো, ডেটা প্যাটার্ন বলে একটা কোম্পানি ছিল। 600 টাকা ডিফারেন্স হয়েছে লাস্ট কত দিনে, এটা 24 নভেম্বর থেকে 12 ডিসেম্বর, মানে 18 দিনে, মানে 18 দিনে আমি এই হালে কাজ করেছি ডেলি, হালের ওপর আমার। অলমোস্ট 600 রুপিস পার শেয়ার, তাই তো? ধরেন তো বলছে चलो 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 कंप्लीट करते हैं, डाउ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर डाउ फाइनली क्या कह रहा है सर, minor trend, they are daily fluctuation in market and some traders prefer call them market noise and you just need to trade with market noise, daily market, okay। अच्छा हाँ अपना रोजी रोटी बना लो डेली का, बहुत लोग बोलते हैं सर डेली इनकम करो डेली फ्लक्चुएशन देके करो। all indices must confirm with each other, सारे के सारे indices एक दूसरे के साथ कंफर्म करें, ये भी डाउ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्केट में जितना इंडिसेस है, सब इंडिसेस में पॉजिटिविटी डाउ का मानना है, माने अगर सिर्फ निफ्टी ग्रो कर रहे हैं बोलने से नहीं होगा, निफ्टी रिलेटेड जितना सारा है सबका ग्रो होना चाहिए। मानो अगर आप निफ्टी में देख रहे हो तो निफ्टी का जितना सारा फॉर्मेशन है, से फॉर एग्जांपल फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, जैसे हम लोग गूगल में देख रहे थे ना, ये देखो निफ्टी 50, देखो आज मार्केट ग्रोथ है ना, पॉजिटिव मोमेंटम है ना, तो डाउ का मानना है कि जब पॉजिटिव होगा तो सारे के सारे पॉजिटिव होना बेहतर है। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, एसएनपी बीएसई स्मॉल कैप, सारे के सारे पॉजिटिव है। तो डाउ का भी यही मानना है कि अगर सारा पॉजिटिव है तो मोमेंटम है, अगर सारा नेगेटिव है तो मोमेंटम नेगेटिव है। और अगर कुछ मानो ऐसा भी होता है कभी कभी निफ्टी 50 ग्रो किया है पर निफ्टी आईटी नीचे गया है, तो आपको थोड़ा सा उस टाइम पे समझ लेना चाहिए, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि मार्केट ओवरऑल क्या सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। तो ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, ये हमेशा नहीं होता है, वी कैन नॉट कंफर्म ट्रेंड ऑन ट्रेंड को कंफर्म करना एक इंडेक्स का काम नहीं है। फॉर एग्जांपल द मार्केट इज बुलिश ओनली इफ माने निफ्टी 50, यहाँ पर तब सीएनएक्स कंपनी था, आजकल तो सीएनएक्स और नहीं है, अभी सीएनएक्स की जगह तो अपना इंडिया वाला आ गया, की नाम है ना, गिफ्ट गिफ्ट आ गया सर, गुजरात का गिफ्ट निफ्टी हो गया, अभी सीएनएक्स निफ्टी और नहीं है, ये गिफ्ट निफ्टी हो गया, ठीक है। सीएनएक्स निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप all move in the same upward directions, it would not be possible to classify market as bullish just by single nifty 50 alone। एक निफ्टी 50 को देख के आप कभी मार्केट को बुलिश या बियरिश ना समझे, जब सारे के सारे सिमिलर काइंड ऑफ इंडेक्स आपको बोलता है कि हाँ बुलिश है तो बुलिश बोलो, नहीं तो मत बोलो। ये डाउ का मानना है सर, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। डाउ को सम्मान करना है तो डाउ के हिसाब से थोड़ा देखें, दुनिया मानता है इसलिए ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म, डाउ का भी सेम मानना है सर, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलॉन्ग विद प्राइस। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, द ट्रेंड शुड बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज एज द प्राइस राइजेस एंड शुड रिड्यूस एज प्राइस फॉल्स इन एन अप ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड हो तो मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो तब भी वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे पता लगता है, कैंडल के लेंथ से पता लग जाए, कैंडल का लेंथ देखो तो पता लग जाएगा, जितना बड़ा कैंडल बना है आप समझ लो कि वॉल्यूम हाई है, ठीक है। कैंडल का ओवरऑल बॉडी का लेंथ है ना,
इसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कितना वॉल्यूम दिया, कितना वॉल्यूम दिया। और आपको एनएसी में जाओगे तो वहां पर भी देखो, मैं यहाँ पर जब रखा ना वहां पर देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देख पा रहे सर? कहाँ बोले तो ये देखो ऊपर में, ये देखो वॉल्यूम का डेटा, ये देखो आप स्टॉक्स में यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे बोलेंगे हाँ मतलब नहीं, मैं चेंज को बता रहा हूँ कि जिस कैंडल के ऊपर आप रखेंगे वहां पर आपको देखो वॉल्यूम दिखाएगा। ये देखो 6.669, फिर देखो मिलियन में हो गया 1.213 मिलियन, है ना, दिख रहा है ना? ये देखिए इस पॉइंट पे, हाँ इस पॉइंट पे। अब जहां पर मैं रखूंगा वहां पर देखो चेंज हो रहा है। ये देखो जहां पर मैं रखता हूँ वहां पर देखो जिधर जिस दिन वॉल्यूम कम है उस दिन कम दिखाएगा। अब पहले दिन से मैंने लास्ट दिन के साथ कंपेयर करना है कि वॉल्यूम में कितना चेंजेस है। ये देखो हाई वॉल्यूम था, धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए कैंडल फॉर्म ही नहीं हुआ प्रॉपर्ली, है ना। कैंडल फॉर्म होने के लिए वॉल्यूम होना जरूरी है, छोटा छोटा कैंडल मैंने वॉल्यूम प्रॉपर है ही नहीं। जिस दिन मैं ये देखो इसको देखो 35 मिलियन का ट्रेड रहा है। अच्छा वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है? बाई सेल मिलके, बाई एवरीथिंग, हाँ कैंडल स्पीक एवरीथिंग, एवरीथिंग, कैंडल যে ভালো করে বুঝে ক্যান্ডেল অ্যানাটমি সব সব বুঝতে হবে, সব সব বুঝতে হবে। ওই জন্য আমি সবসময় বলি যে এক একটা ক্যান্ডেল কথা বলে। আমি এখন বুঝতে পারি ক্যান্ডেলই সব, ক্যান্ডেল বুঝতে পারি তার মধ্যে সব আছে, সব আছে, শেখার দরকার কিচ্ছু দেখতে হবে না, ক্যান্ডেল দেখলেই সব বুঝতে হবে। আজকাল সফটওয়্যার এত ভালো হয়ে গেছে যে ক্যান্ডেলে হাত রাখলেই সব দেখিয়ে দেয় কি হয়েছে না হয়েছে। সেই জন্য আমি বলি কি ক্যান্ডেলটাকে যদি মানুষ একবার ভালো করে বুঝে যায় জীবনে আর কিচ্ছু বুঝতে হবে। ক্যান্ডেল ইজ এভরিথিং। বহু লোক আমার সঙ্গে তর্ক করেছে, আমি ফালতু তর্ক করবেন না, আমি তর্ক করতে চাই না। ক্যান্ডেলটা কি প্রাইমারি এবার সবই প্যারামিটার তারপরে গিয়ে মিলে যাচ্ছে, মানে ওটাকে কনফার্ম করার জন্য ওটা হ্যাঁ। ক্যান্ডেলটা হচ্ছে ক্যান্ডেলটা আগে দেখো, বাকি জিনিসগুলোকে তার সাথে সাথে ম্যাচ করে। যদি এই জিনিসটা ট্রেন্ডটা একবার মানুষ ধরে নেয় না, সে আজ না হয় কাল ঠিক প্রফিটেবল সিচুয়েশনে পৌঁছেই যাবে। আর কিছু না জানি না আমার 205 টাকা আমি দিবে কোন ক্যান্ডেলে কিনতে হবে ইনিশিয়াল এডিশন। হ্যাঁ ইনিশিয়াল এডিশন হ্যাঁ আমি এসবিআই দিলাম, ইনিশিয়াল এক্সপেক্ট বেঁচে যাবে। আর আমি যখন নিজে দিয়ে দেখি কিনে রেখে দিই পরে দিন বুঝে দিই বেঁচে যাবে আর ওটা ওই করে দিই তো পয়সা লাগে না মানে তাদের কি হচ্ছে ওই প্রাইস তো ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে, আমি ওই প্রাইসে নাও পেতে পারি। अच्छा तो फिर वॉल्यूम मस्ट कंफर्म सर, वॉल्यूम हाई, ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम मिल जाए, कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम मिल जाए तो आप ट्रेंड में बने रहो और अपना काम करो। ये डाउ का भी मानना था, और आज नहीं सर 1900 साल में डाउ कहता था, 1900 में डाउ कहता था जब अमेरिकन मार्केट बन रहा था, ठीक है। तो एज द प्राइस राइजेस शुड रिड्यूस एज द प्राइस फॉल इन एन अप ट्रेंड, इन एन डाउन ट्रेंड, इवन डाउन ट्रेंड में भी वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज व्हेन प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीज व्हेन द प्राइस राइजेस। एंड यू कुड रेफर चैप्टर 12 जब हम लोग वॉल्यूम पढ़े थे। वॉल्यूम का चैप्टर जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा है, जो नहीं किया वो मुझे बता सकते हैं सर, मैं वॉल्यूम का क्लास शेयर कर लूंगा। रिवाइज करना है रिवाइज कर लेना, फ्रेशली पढ़ना है फ्रेशली पढ़ लेना। अच्छा साइडवेज मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट, साइडवेज मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट माने मार्केट में रिमेन साइडवेज ट्रेडिंग बिटवीन अ रेंज। मार्केट जब जब साइडवेज रहेगा, साइडवेज माने कोई ट्रेंड नहीं है, एक सर्टेन जोन के अंदर मार्केट ऐसा 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 चलता रहता है, ठीक है। ज्यादा ना तो बढ़ता है ज्यादा ना तो गिरता है, बस उसी रेंज में। तो क्या कहते हैं, एक एक्सटेंडेड पीरियड तक ये रेंज बाउंड होकर चलता है। मानो 100 में जाता है, स्टार्ट होता है मार्केट, 120 में जाता है, फिर 120 से 90 की तरफ आता है, फिर वहां से फिर 110 की तरफ जाता है, एक रेंज के अंदर चलता है। तो क्या कहते हैं सर, डाउ का मानना है, डाउ जी का, कि मार्केट में रिमेन साइडवेज ट्रेडिंग बिटवीन अ रेंज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिटवीन 2010 से 2013 वाज ट्रेडिंग बिटवीन 860 टू 990। রিলায়েন্স অনেকগুলো শেয়ার আছে। रिलायंस आप सीरियसली रिलायंस अगर देखोगे ना 2010 से लेके 2013 रिलायंस में कोई ट्रेंड नहीं था। আমি টাটা মোটরস हाँ टाटा मोटर्स तो পাতলা করে দিয়েছিল। 2020 में देख लो तुम टाटा मोटर्स, ওখানে ওই তার আগে 5-6 বছর মানে টাটা মোটরস কিচ্ছু করে किच्चू ना। ये देखो मैं रिलायंस दिखाता हूँ, এই যে এই ছিল এটা ये मोदी जी दिले लेकिन ये देखो रिलायंस দিল্লি তো 2014 থেকে আগে, কিন্তু টাটা মোটরস 2014 रिलायंस का पता है लेकिन खोला है। ये देखो रिलायंस देखो सर, रिलायंस का अभी तो देखो अभी तो वो ट्रेंड में है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टेबल कंपनी है, इतना ज्यादा आपको अचानक से बहुत बड़ा बड़ा छलान नहीं देता है। মান্থলি ক্যান্ডেল ठीक है। रिलायंस को अगर आप তাড়াতাড়ি করে মান্থলি তো শেষ হয়ে যাবে। नहीं नहीं ठीक है, এই তো আছে। देखो देखो सर 2000 2010 से लेके 13 बोला था, लेकिन आप 16 भी देख लो, ठीक है। आप 16 भी देख लो, 2010 से लेके 13 बोला था,
मैंने नोट्स के अंदर, लेकिन आप 16 तक देखो, देखो दिस इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट, नो प्रॉपर ट्रेंड इज देयर। What I invested with the patience that auto was मैंने अभी बेकार। इन्वेस्टर का पेशेंस का पूरा परीक्षा ले लिया, लेकिन ट्रेडर को मजा आता है, क्योंकि ट्रेडर को ना एक बहुत सिक्योरिटी मिल जाता है कि अच्छा यहाँ तक जाएगा फिर यहीं पर आएगा, यहाँ पर जाएगा फिर यहीं पर आएगा। ट्रेडर के लिए एक बहुत अच्छा जोन बनता है। ये बुलियन बैंड वाला বুলিয়ন बैंड হ্যাঁ, আপনি যে কোনো ব্যান্ড ইউজ করুন, দেখবেন একটু সুন্দর আপনাকে মেসেজ দেবে, আপনাকে সুন্দর মেসেজ দেবে। এমএসিডি করুন, আরএসআই করুন, সুন্দর মেসেজ দেবে এবং সার্টেন টাইমের পর বাড়বা কমবা বা একদম একদম এক্স্যাক্টলি করবে। তো সাইডওয়েজ মার্কেট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর দোজ হু ওয়ান্ট টু তোমার বিকাম এখানে হ্যাঁ বল। ফিউচার ওপেন হয়? ফিউচার ফিউচার ওপেন হবে, কেন হবে? তোমার ইয়ে বলে জানো, বাজাজ ফিনসার্ভ বাজাজ ফিনসার্ভের কি খুলবো? ফিউচার খুলবো? আপনি কোন ফিউচার খুলবো? কত ফিউচার খুলবো বল? স্ট্রাইক হচ্ছে 1700। স্ট্রাইক 1700? হ্যাঁ। বাজাজ Future- ফিনসার্ভ, আচ্ছা ফিনসার্ভ দাঁড়া, ভালো হতে দেখো খালি একবার কোন কোন তারিখে খুলবো? হলো না, লাস্ট সামনের এক্সপায়ারিটা খোলো 28 ডিসেম্বরে। 28 ডিসেম্বর? হ্যাঁ। বল। বল কি দেখবো? আটটা দেখো না পুরো সেম এটা ডে চার্টে আছে। কতই যাবো? মিনিটে যাবো না ঘন্টায়? মানে পুরো একদম সাইডওয়েজ মুভমেন্ট ক্রিয়েট করে Yes. পুরো সাইডওয়েজ ফ্লাকচুয়েশন ক্রিয়েট করে রেখেছে, একদম রেঞ্জ বাউন্ড হয়ে চলছে। ইয়েস। এই হ্যাঁ ওই বল। হয়ে যায়। হ্যাঁ Movement টা একটু हाँ अच्छा ए देखो सर, तो फिर एक समझ में आ जाए, तो साइडवेज मार्केट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ए सेकेंडरी ट्रेंड। तो आप सेकेंडरी ट्रेंड की जगह साइडवेज मार्केट में, क्योंकि वो रेंज बाउंड होकर चलता है ना, आपको हमेशा एक मौका मिलेगा, एक सर्टेन टाइम पे बाई करो, सर्टेन टाइम पे सेल करो। जस्ट लाइक जैसे कि सुमित जो अभी मुझे बजाज फिनसर्व का फ्यूचर दिखा रहा था, अब उसी में चेक करो तो आपको पता रहेगा। ये देखो एकदम सिंपल एक रेंज बाउंड होके मौका बना रहा है। ये देखो, तो अभी देखो यहाँ पर एक हरामी बनाया, ठीक है, देखा ना, हरामी बनाया मेरा फेवरेट है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर क्रिएट कर रहा था, है ना, फिर इधर देखो अगेन एक हरामी बनाया, हाँ देखो जब जब हरामी बनाए आप बाई करो, फिर जब आपको यहाँ पर क्या बन रहा है, अगेन बेरिश हरामी, बुलिश हरामी में खरीदो और बेरिश हरामी में बेचो। हाँ एक्शन टच चार्टेड ये तो कुछ दो ही बनी बुलिश हरामी से, बुलिश हरामी में बाई करो, मैंने यहाँ पर बाई करना है और यहाँ पर सेल कर, बीच का गैप आपका है, ठीक है। तो दिस इज हाउ कि अगर आपको साइडवेज समझ में आता है तो साइडवेज में भी आपको, लेकिन ये स्मॉल प्रॉफिट देगा, पर फिर भी खराब क्या है, स्मॉल प्रॉफिट में खराब क्या है, डेली प्रॉफिट के लिए खराब तो नहीं है ये। তো স্টেবিলিটি আছে না, তত বেশি ফ্লাকচুয়েশন নেই। ये देखो मैं ব্রেকআউট দিলে যদি ভালো কিছু পায় ব্রেকআউট ये देखो इसको मैं थोड़ा सा खींचता हूँ यहाँ तक, जो मैं बुलिश हरामी में बाई करना था 5 दिसंबर का ट्रेड है, बुलिश हरामी में बाई था और बुलिश बियरिश हरामी में सेल था, ठीक है। कितने का गैप किया है, $16.99 से 17.30, मैंने 1699 14 रुपीज गैप क्रिएट किया है, 14 रुपीज प्रॉफिट। कितने दिन में, 5 तारीख से लेके 5 तारीख में, ये 5 तारीख का ही बात है। मैंने बेसिकली आपको क्या करना था, आपको खरीदना था 10:15 में और आपको बेचना चाहिए था 8 बजे 12টা 15 12টা 2 घंटे थे, 2 घंटे पर शेयर है 14 টাকা। तो जो लोग डेली ट्रेडिंग फ्लक्चुएशन यूज करना चाहेगा वो बेसिकली साइडवेज मार्केट उनके लिए बेहतर होता है सर, क्योंकि उसको ना वो समझ में आता है। हाँ बिराट फ्लक्चुएशन। तो सही जन डाउ का कहना यही है कि साइडवेज मार्केट कैन बी सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट। क्लोजिंग प्राइस इज मोस्ट सैक्रेड কি বলছেন, এদিকে যেমন এক ক্যান্ডেলের আপনার একটা এর মধ্যে থিওরি
এর মধ্যে প্যাটার্ন সব কাজ হবে আর ডেলি দ্য ফ্লাকচুয়েশনস না এত বেশি নয় এখানে কোনো মানে আধা ঘন্টা করবেন 1 ঘন্টা করবেন দিতে পারে একটু টাইম লাগবে ওটা। ওটা মানে আস্তে আস্তে ওটা দেখবেন ধরতে পারবেন ওটা, মানে প্রথম একটু অসুবিধা হয়, সেই জন্য আমি সবসময় বলি কি প্রথম ওটা ধরতে খুব অসুবিধা হয়, आस्ते आस्ते হবে। क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सैक्रेड, और जो लास्ट प्राइस होता है ना दिन का क्लोजिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये डाउ का भी मानना है और हम लोग पहले भी पढ़े थे। मोस्ट सैक्रेड मैंने सबसे ज्यादा प्योर मान सकते हो उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल as it represent the final evaluations of the stock during the day, ठीक है। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, मार्केट एक सर्टेन टाइम पे डाउन ट्रेंड में, उसके बाद एक्यूमुलेशंस, अप ट्रेंड, फिर एक्यूमुलेशंस। तो ये जो जब भी ट्रेंड क्रिएट करेगा इसको मार्कअप फेज बोलेंगे, स्पेशली जब अप ट्रेंड क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड, और जब डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है उसके पहले का सिचुएशन को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली यहाँ पर बायर क्या कर रहा है, इसको सेल करके नहीं जा रहा है, इसको सेल नहीं कर रहा है, बायर और बाई कर रहा है, मैंने मार्केट में बेसिकली डिमांड क्रिएट हो रहा है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर बताऊं, दिस इज ए डिमांड क्रिएटिंग जोन, डिमांड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सिचुएशंस क्या है, मार्केट एक बूम फेज में चला गया, शॉर्ट टर्म साइकिल में ही मार्केट एक बूम फेज में चला गया। बूम फेज माने इसके बाद मार्केट में डिमांड नहीं रहेगा, अब मार्केट में सप्लाई क्रिएट होगा, मैंने जिसके पास भी है ना वो भी सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, एंड दैट इज द सिचुएशन, जिसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड क्रिएट होगा। प्योर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। दाम कम है खरीदो, दाम ज्यादा है बेच दो, मैंने यहाँ पर आप बायर बने थे, कंज्यूमर बने थे, यहाँ पर आप सेलर बन गए, मैंने सप्लायर बन गए। मैंने बेसिकली यहाँ पर ना एक इंसान एट ए टाइम पे दो तरह का कैरेक्टर प्ले करता है। दो तरह का कैरेक्टर माने नॉर्मली इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं सर, जब कोई बायर होता है तो वो कंज्यूमर होता है, जब कोई सेलर होता है तो वो दुकानदार होते हैं, ठीक है। तो एक साथ में तो आप एट ए टाइम पे दुकानदार और बायर तो नहीं हो पाते, है ना। आप हमेशा सोचते हैं कि दुकानदार कोई और है, मैं कोई और, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको दोनों एंगल समझना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है ट्रेडिंग। दैट इज वाई इसका नाम है ट्रेडिंग। मैंने बेसिकली मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि एज ए बिजनेसमैन आप इसको समझो कि मुझे बड़ा बाजार में सस्ता में खरीद के लाना है और लोकल मार्केट में मुझे थोड़ा महंगा दाम में बेचना है। तो एट ए टाइम में आपको ट्रेडर का माइंड सेटअप इसीलिए ऐसा है कि मुझे सस्ता में खरीदना है, तो एक्यूमुलेशन फेज में बाई करो और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सेल करके निकल जाओ। ज्यादा नहीं समझना, डोंट थिंक मच। जैसे ही आपको प्रॉपर कैंडल मिले ना बाहर निकलने का, चुपचाप निकल जाओ। अच्छा, जब तक कैंडल, आरएसआई, एमएसीडी आपको बोल रहे कि भाई रुको, तो रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप कैंडल देखो, आरएसआई देखो, एमएसीडी देखो, वॉल्यूम देखो, चुपचाप। अगर आपको बोलता है कि रुको, थोड़ा सा रुक सकते हो, लेकिन आपका टारगेट फुलफिल हो जाता है ना, चुपचाप निकल पड़ो। आपका टारगेट फुलफिल हो जाए, चुपचाप निकल जाओ। 10, 20, 50 जो प्रॉफिट किए हो, अच्छा किए। तो वही चीज है, जस्ट एक जैसे मानो समझो कि आप सुबह उठ के बड़ा बाजार जाओगे, सस्ता में पाइकारी मार्केट से खरीद के लाओगे, और शाम होते होते या एक दिन 2 दिन में थोड़ा महंगा दाम में बेच दोगे। अच्छा, मार्केट आपको और एक मौका भी देता है, कभी महंगा दाम में खरीदने के बाद आप सस्ता दाम पे फिर से खरीद सकते हो। ये बड़ा बाजार वाला मार्केट आपको नहीं देगा। मैंने सिंपल बात है, यहाँ पर आप पहले सेलर बन जाओ, कुछ नहीं करना है सर, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके जस्ट आपको बाय या सेल बटन दबाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। जैसे अगर आपको लगेगा कि आइचर मोटर आज गिरेगा, जस्ट सेल बटन दबाओ, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये वाला अभी ओपन नहीं है इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है, केवाईसी वगैरह पेंडिंग है बोल के, ठीक है। जस्ट आप सेल बटन पहले दबाओगे और फिर जितना क्वांटिटी और मार्जिन शो करेगा उस क्वांटिटी और मार्जिन को पुट करना है और बस आपको सेल क्रिएट करना है। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे अगर लगता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी गिरेगा, मैं यहाँ पर सेल क्रिएट करूंगा, जितना मुझे लेना है उतना मैं पुट करूंगा और यहाँ पर सेल बटन दबाऊंगा और मुझे यहाँ पर मार्जिन शो करेगा। ये बेहतर तरीके से आप ऑप्शन में कर सकते हो, ये बेहतर तरीके से आप ऑप्शन में कर सकते हो। मैं इसी में ऑप्शन दिखाऊं आपको, ये देखो, जस्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा किसका लेना है, चलो इन्फोसिस का दिखाएं, इन्फी स्ट्राइक है, देखो देख रहे हैं ना, ये देखो जैसे सीईपी लिखा है ना अमलिंदा, हाँ ये सीईपी মানে এগুলো হচ্ছে অপশনস, কল অপশনস, ঠিক আছে। এখানে যদি পি লেখা থাকে তাহলে এটা পুট অপশনস। ধরুন আমার মনে হচ্ছে কি আমি ইনফোসিস বাই করতে চাইছি অপশন মার্কেটে, তাহলে আমি ইনফোসিস কে ধরুন কত চলছে এখন 1380, তো আমি একটু কাছাকাছি নিই, ইনফো 1300 এরকম কিছু একটা নিই, ঠিক আছে। ধরুন আমি 1340, ঠিক আছে, ধরুন আমি এটা বাই করবো বলছি, আমি এখানে ক্লিক করলাম,
এই দেখুন একটা লটে 400টা আসবে বাই ডিফল্ট, ঠিক আছে? 400 কোয়ান্টিটি আমাকে নিতে হবে, কিন্তু মার্কেট প্রাইস কত দেখাচ্ছে? 1340 হচ্ছে আমার স্ট্রাইক প্রাইস, ঠিক আছে? আমি এগুলো পরে বোঝাবো। এখানে দেখুন প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন দিচ্ছে 0.05, মানে অ্যাকচুয়ালি এটা প্রিমিয়ামের ভ্যালু দেখাচ্ছে। কত টাকা মার্জিন দেখাচ্ছে? 20 টাকা। এখানে আইটিএম, এটিএম এরকম বিভিন্ন রকম জিনিস আছে, ঠিক আছে? এটা মনে হচ্ছে ঠিকঠাক নেওয়া হলো না, তাই না? এই জন্য এরকম দেখাচ্ছে। ইনফোসিস কত নিলে ভালো? তাইনি কত নেবো বল, কত স্ট্রাইক নেবো? স্পট কত চলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্পট কত চলছে বলো, আগে ইনফোসিস তো পড়েছে। ইনফোসিস স্পট চলছে, স্পট কত চলছে ইনফোসিস? এক সেকেন্ড, 1477 টাকা। 1477 তো হুম, কি কল নেবে না পুট? কল নেবো। কল নেবে 1500 টাকা স্ট্রাইক দেবে। 1500 স্ট্রাইক দিতে বলছিস? 1500 স্ট্রাইক দেখাচ্ছে না কেন? তাহলে 1550 নাও। আর ওর সাথে 1470 টাকার একটা ফুট হেজ করো, দেখো তোমার প্রিমিয়াম পুরো এক্সাক্ট দেখিয়ে দেবে। अच्छा ठीक है, ऑन प्रीमियम दिखाते गए सबाई बुझते पारबे ना, छेड़े दे, परे देखाबो। ठीक है, बाद में दिखाएंगे सर, ऑप्शन क्लास स्टार्ट करेंगे ना तब दिखाएंगे। तो बेसिकली जस्ट मैं कहना ये चाह रहा था कि जब आपको मार्केट गिरते हुए पता चले ना किसी कारण से, तो आप उसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, तो वो आपको बेहतर मौका देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाउ थ्योरी, ठीक है? कि ये एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मार्केट का ये स्ट्रक्चर को आपको समझना चाहिए। और ये अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो आप आगे जाके नेक्स्ट क्लास में, मैं मतलब ये स्टार्ट टुमारो वाला क्लास में मैं आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, बॉटम, ट्रिपल टॉप, रेंज फॉर्मेशन, फ्लैग फॉर्मेशन, स्टॉप एंड हैंडल फॉर्मेशन, ठीक है? ये सारा फॉर्मेशन एक्चुअली डाउ के पैटर्न के अनुसार ही होता है। अगर डाउ ना होता तो शायद ये बाकी फॉर्मेशंस ना होता। তার মানে যখন এ ছিল না, ক্যান্ডেল ছিল না, ক্লিয়ার ছিল না, ওই জন্য তখন এই কাপ অ্যান্ড হ্যান্ডেল এই প্যাটার্ন গুলো চলতো। এডিসি হ্যাঁ, ফ্ল্যাগ ফরমেশন, ট্রিপল টপ, ডাবল বটম, এগুলো অ্যাকচুয়ালি সব ডাউয়ের থিওরি থেকেই জেনারেট হয়েছে। কালকে পড়বো এগুলো। ओके सर, तो फिर आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ, बाकी चर्चा कल के क्लास में होगा। थैंक यू सर। ओके, जयप्रत और ओके सुमित, बाय। রাখলাম তো। ओके बाय, हाँ ডিসপ্লে জানি बाय सर, बाय।